आज मैं बात करूंगा, पूरी कायनात डरती है, राहु। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि राहु हमारे लिए अच्छा है बुरा है? राहु एक शैडो प्लेनेट है, चंद्रमा की परछाई है। तो राहु से डरना चाहिए? राहु से बिल्कुल डरना चाहिए। कि अगर सेकंड हाउस में किसी के राहु बैठा हुआ है तो उसको क्या रिजल्ट्स आ रहे होंगे, क्या रिजल्ट्स नहीं आ रहे होंगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि सर राहु इन थर्ड हाउस हमारी कुंडली में स्ट्रगल्स को दिखाता है। फोर्थ हाउस का मतलब है घर में कितनी। सर राहु इन सिक्स्थ हाउस, एडवांटेजेस है, नेगेटिविटी है, क्या माना जाए? द सेकंड बेस्ट प्लेसमेंट। राहु इन सेवेंथ हाउस, सेवेंथ हाउस किसका है? मैरिज का है, पार्टनरशिप का है। तो जब राहु यहाँ किसी फीमेल और मेल का एट्थ हाउस में राहु है और दोनों पार्टनर्स का सेम जगह है तो ये गड़बड़ देगा? बिल्कुल गड़बड़ देगा, पर लेकिन ये पकड़े कभी नहीं जाएंगे। राहु इन ट्वेल्थ हाउस आपके मोक्ष को बताता है। राहु यहाँ पर आकर ना आपको, राहु के साथ सूर्यदेव बैठे हैं तो क्या इम्पैक्ट है? ये ग्रहण लगाने वाली प्लेसमेंट है ना। कोई भी राशि के साथ जब प्लेनेट बैठता है किसी राशि के साथ, तो आप समझ लीजिए राहु विद गुरु चंडाल योग। अगर शुक्र आके बैठ जाए राहु के साथ, वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल। शनि अगर बैठ जाए राहु जी के साथ, इसे शापित योग बोलते हैं। हनुमान चालीसा पढ़े तो कल्याण है। कुंडली में तो अगर राहु और मंगल साथ में बैठ जाए, गुस्सा, बहुत एक्सट्रीम गुस्सा। राहु शुक्र साथ बैठता तो आपको ऐसा लगता है कि हर तीसरी लड़की मुझे देख रही है, तो वो इल्यूजन ही है। ऐसी कौन सी बात है राहु से रिलेटेड जो हमें जाननी जरूरी है? पंकज सर बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। थैंक यू सो मच। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आज मैं बात करूंगा जिससे पूरी दुनिया, पूरी कायनात डरती है। Right. राहु राहु के प्रभाव से हर कोई परेशान भी है और बहुत कुछ देता भी है राहु। Right. लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि राहु हमारे लिए अच्छा है बुरा है? पहली बात। दूसरा, राहु को समझा कैसे जाए? ये जो हम कर रहे हैं ये भी राहु है। बिल्कुल। बहुत सारी राहु की महादशाएं भी आती है, इसमें लोग बाग ऊपर भी जाते हैं और नीचे भी गिरते हैं। तो मतलब राहु को आज पूरा डिटेल्ड में अनप्लग तरीके से मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि राहु को समझें कैसे सबसे पहले। तो इस पॉडकास्ट में ना अनमोल, मैं एक बात बताता हूँ कि हम लोग इस तरीके से आज राहु के ऊपर बात करेंगे कि कोई सिंपल लेमैन भी ना हम राहु के बारे में समझ पाएगा। बिल्कुल। कि राहु को समझ पाएगा। और कोई भी अपनी, अगर ये पॉडकास्ट देख रहा है तो मैं एक चीज़ और बताता हूँ जो लोगों को नहीं पता है। अगर कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है, थंबनेल देख के आया है, क्योंकि ऑब्वियसली अब राहु के नाम पे बनाओगे, तो वो वही होगा जिसकी राहु की दशा या अंतरदशा चल रही होगी, जो परेशान हो रहा होगा। परेशान का मतलब कि राहु कहीं ना कहीं परेशान कर रहा होगा। पॉजिटिव दे रहा होगा तो वो नहीं आएगा, क्योंकि वो तो इल्यूजन हो रही होगी उसको कि मैं जो कर रहा हूँ अपन ही भगवान है। लेकिन परेशानी हो रही होगी तो ये पॉडकास्ट देख रहा होगा, क्योंकि ब्रह्म, हाँ, वो उसके अंदर कहीं ना कहीं परेशानी आ रही होगी, तब वो चेक कर रहा होगा कि भाई देख, चलो एस्ट्रोलॉजर को तो नहीं दिखाना है, यहीं वीडियोज में देख लेते हैं कि राहु कैसे काम करता है ना। तो वही लोग ही इसको देख रहे होंगे। तो राहु से डरना चाहिए? राहु से बिल्कुल डरना चाहिए। उससे पहले आज पॉडकास्ट में हम एक एक चीज़ पे बात करेंगे। इससे पहले राहु के बारे में बता दूं, राहु क्या है जी। राहु एक शैडो प्लेनेट है। किसकी परछाई है? चंद्रमा की परछाई है ना। दो नॉड्स होती हैं, इलिप्टिकल नॉड्स में। जब पूरे हम पृथ्वी की बात करते हैं, पूरे इक्लिप्स की बात करते हैं, तो नॉड होती है। उसमें क्या आता है? राहु और केतु, वो छाया है। जब बच्चों को कई बार बच्चे पूछते हैं कितने प्लैनेट्स हैं, तो हम कहते हैं राहु केतु, तो कहते हैं ये क्या है, हमें तो नहीं पता, क्योंकि वो दिखते नहीं है। शैडो है। शैडो क्या होती है? इल्यूजन क्रिएट करती है। किसी छोटे बच्चे की शैडो और आपकी शैडो में कई बार पता नहीं चलेगा डिफरेंस। क्यों नहीं पता लगेगा? डिपेंड्स अपॉन द लाइट, है ना, फोकस कैसा है। तो शैडो क्या कर रही है? इल्यूजन पैदा कर रही है, भ्रम पैदा कर रही है। एक छोटी बिल्ली का भी अगर छाया होगी तो कई बार आपको देखेगा शेर दिख रहा होगा, है ना। भ्रम है, भ्रम क्रिएट हो रहा है। और राहु जिस घर में बैठ जाएगा, मतलब जिस भी घर में बैठ जाएगा, कुंडली में कितने घर होते हैं? 12 भाव होते हैं ना। जहां बैठ जाएगा उससे रिलेटेड अटैचमेंट, उससे रिलेटेड ऑब्सेशन, उससे रिलेटेड बिल्कुल बिल्कुल अट्रैक्शन बढ़ा देगा। लेकिन एक चीज कोई नहीं बताता, जितना अट्रैक्शन बढ़ाएगा, जितना ऑब्सेशन बढ़ाएगा, उतना डिससैटिस्फैक्शन दे देगा। इसको ना थोड़ा सा इजी कर देते हैं, जैसे आपने कहा कि लेमन लैंग्वेज में बात करेंगे। सबसे पहले हम अपनी कुंडली हम लोग खोलते हैं। आपने बताया 12 घर होते हैं। ये 12 घरों को हम पहचाने कैसे कि कौन सा घर क्यों सा कैसे कैसे होता है? और एक नॉर्मल व्यक्ति भी, इतने सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये भी अपना डाटा कैसे फीड कर सकते हैं और कैसे हमारे साथ स्टेप टू स्टेप चल सकते हैं, इससे ये भी राहु को बहुत अच्छी तरह से समझ पाए। सिंपल है। देखिए कुंडली में 12 भाव होते हैं, वो हम स्क्रीन में देखिए बता देते हैं। देखिए और चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि ये अगर आप स्क्रीन में देख रहे होंगे तो 12 भाव होते हैं, ठीक है। नंबर्स होते हैं कुंडली में 1 2 3 4 5, उनसे कंफ्यूज नहीं होना है कि वो राशियां हैं एक्चुअली। तो आज हम उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। आज हम सिर्फ 12 भाव पे जा रहे हैं। तो इस तरह कैसे कुंडली होती है और 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 12 भाव होते हैं, कैलकुलेट होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। पहला घर सबका सेम ही होने वाला है। ऐसा नहीं होता है कि मेरा यहाँ से पहला शुरू हुआ। अक्सर लोग कंफ्यूज जाते हैं कि नंबर 1 लिखा है तो ये मेरा पहला घर है। नहीं, पहला घर सबका यहीं से शुरू होने वाला है, ठीक है। ये फिक्स्ड है, ये हिलते नहीं है। नंबर्स मैंने इसलिए नहीं डाले, इसलिए मेरे रोमन्स में लिखा हुआ है कि
ताकि लोग समझ पाएं, ये ना वे कंफ्यूज ना हो जाए कि मेरा नंबर तो 1 वहाँ लिखा हुआ। ठीक है, तो ये 12 भाव इस तरह से, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घर की पोजीशन यही रहेगी, बाकी सब हिल सकता है, ग्रह हिल जाएंगे, राशियां हिल जाएंगी, सब हिल जाएंगी। लेकिन आज हम राशियों पे बात नहीं करने वाले, आज हम राहु की प्लेसमेंट पे बात करने वाले हैं। और जो लोग भी पॉडकास्ट देख रहे हैं वो अपनी कुंडली खोल के बैठ जाइए। बहुत सिंपल है, कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर या मोबाइल पे बहुत सारे ऐप्स हैं, खोलिए, उसमें नेम डालिए, प्लेस ऑफ बर्थ डालिए, टाइम ऑफ बर्थ डालिए और ये डिटेल्स डालिए और एक लग्न चार्ट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल, लग्न चार्ट कहते हैं। हाँ, इसे लग्न चार्ट कहते हैं, D1 चार्ट कहते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी राहु बैठा होगा वो इस तरीके से लिखा होगा। आप लोग भी पॉडकास्ट में जुड़े रहिए, आज आपको राहु को बिल्कुल डिकोड करके एक एक चीज समझा देंगे कि राहु आपको अगर दिक्कत भी दे रहा है तो आपको क्या करना है, अगर अच्छा है तो आप होंगे ही नहीं इस पॉडकास्ट पे। राइट। सो राहु किस तरह होगा, जहां पे लिखा होगा, अगर इंग्लिश में देख रहे होंगे तो RA लिखा होगा, ओके, नहीं तो हिंदी में होगा तो रा लिखा होगा जहां बैठा होगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि चंद्रमा की परछाई है, तो राहु केतु के एक्सेस होते हैं। हालांकि हमारा पॉडकास्ट केतु पे नहीं है, लेकिन बहुत आसानी से समझ सकते हैं, राहु जहां बैठा होगा उसके ऑपोजिट में केतु बैठा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है तो 12th हाउस में केतु बैठा होगा। फर्स्ट हाउस में अगर राहु बैठा है तो 7th हाउस में केतु बैठा होगा। तो सामने कैसे हुआ? सामने मतलब ऑपोजिट, सामने सामने मतलब मैं आपके सामने बैठा हूँ, ओके, तो मैं ऑपोजिट बैठा हूँ ना, ठीक है, मैं आपको देख रहा हूँ, तो समझ लीजिए एक दूसरे को देख रहे हैं। जस्ट लाइक कैसे होता है, सीसॉ देखा है बचपन में आपने, तो सीसॉ में एक छोटा, एक नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा, एक ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा। तो इसी तरह से राहु केतु की एक्सेस होती है, वो जिसने समझ ली उस हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग करते हैं राहु इन द फर्स्ट हाउस। तो राहु जैसे मैंने बोला भ्रम, इल्यूजन, तो पहला घर है क्या? पहला घर है आप खुद, आपकी बॉडी, आपके बारे में, है ना, मेरी पर्सनैलिटी, मेरा ओपिनियन, ये है पहला घर, ये दर्शाता है। तो राहु यहाँ बैठकर क्या क्रिएट करेगा? जैसे मैंने बोला राहु क्या है, एक्सपेंशन का कारक है, ऑब्सेशन का कारक है, इल्यूजन का कारक है। तो इस इंसान को अपने बारे में बहुत ज़्यादा भ्रम हो जाता है, ओके, सेल्फ ऑब्सेस्ड है। अक्सर दोस्तों में देखोगे ये बहुत सेल्फिश होगा, मतलब जो मैं कर रहा हूँ, हाँ, मतलब मुझे मेरा काम बनता, बाकी भाड़ में जाए जनता, मुझे मेरा काम बन जाए भाई। और दूसरा, इनको अपने लुक्स के बारे में बहुत ज्यादा ऑब्सेशन होता है, मैं वाले इंसान होते हैं, मैं बहुत ज्यादा, मैं, और अपने लुक्स पे बहुत ऑब्सेसिव है। जैसे कोई इवेंट में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, तो इस इंसान को ये टेंशन नहीं होगी कि इवेंट और उसमें पार्टी में करना क्या है, किससे मिलेंगे, इसको ये टेंशन है कि मैं दिखूंगा कैसा या दिखूंगी कैसे, है ना, मेरी ड्रेस है कि नहीं है, ये मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, ये इयरिंग्स मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये जूते मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये अपने बारे में कि भाई मेरा होना चाहिए नहीं। और ऐसा भी हो जाता है कि जैसे पार्टी में जाने वाले और नीचे गाड़ी तक गए, वापस आ गए कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा, सो ऑब्सेस्ड, है ना। इंटेलिजेंट इतने होते नहीं हैं, लेकिन अपने आप को समझते हैं, ठीक है ना। दूसरा है कि जैसे मैंने बोला राहु इधर है तो सीधा दृष्टि भी डालते हैं, है ना, दृष्टि भी होती है, देखिए एक प्लेसमेंट होती है, जैसे राहु जहाँ बैठे हैं वहाँ तो असर डालते हैं, दृष्टि भी डालते हैं। जैसे सीधी दृष्टि कहाँ पड़ती है? 7th हाउस से पड़ती है, मैरिज के हाउस में पड़ती है, तो फर्स्ट हाउस में, तो हाँ, तो मैरिज का हाउस यहाँ पर खराब हो जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपने देखा होगा कि स्पाउस से बनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एडिक्शन है, पहले खुद से तो एडिक्शन है ही है, वाइफ के साथ भी है, बनेगी नहीं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अक्सर लोग ना बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव भी होते हैं, एडिक्शन में भी पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मतलब ये एडिक्शन का सोर्स है कि मतलब यहाँ कुछ करना है तो अपने ऊपर। और दूसरा है कि राहु का कारक क्या? सर है, ओनली सर है। तो जब मैं कह रहा हूँ कि पहले घर का भाव क्या है? बॉडी। तो बॉडी इनको कहा होगा, इनके अक्सर इनको जब भी कुछ ज़्यादा काम दिया जाएगा ना तो इनके सर में दर्द हो जाएगा, कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा बीपी बढ़ गया, लोड नहीं ले सकते, क्योंकि एकदम से लोड आने लग जाएगा। सर जो दृष्टि आप बता रहे हैं ये सब पॉजिटिव होती है, नेगेटिव भी होती है? देखिए दोनों होती हैं, डिपेंड्स करता है कहाँ बैठे हो और कौन सी दृष्टि है। मतलब जैसे कि मैं दृष्टि का बहुत सिंपल लेमैन में समझा दूँ, लोगों को समझ आना चाहिए कि जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं आपको देख रहा हूँ, स्माइल पास कर रहा हूँ तो आपको अच्छा लगेगा, वहीं अगर मैं आपको घूर रहा हूँ तो आपको बुरा लगेगा, है ना। तो वो दृष्टि का असर है और डिपेंड करता है कौन से प्लैनेट की दृष्टि है। तो राहु की दृष्टि अक्सर मतलब वो इम्पैक्ट दूसरा एडवांस लेवल में जाके समझ आएगा। हाँ, थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन आज आप एक स्टेप बैक लेते हैं, दोबारा से अगर सेकंड हाउस की तरफ चलें, कि अगर सेकंड हाउस में किसी के राहु बैठा हुआ है तो उसको क्या रिजल्ट्स आ रहे होंगे और क्या रिजल्ट्स नहीं आ रहे होंगे? सबसे पहले सेकंड हाउस रिप्रेजेंट किसको करता है? सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी वाणी को, जैसे आप बात करते हैं, पैसे का कारक है। 80% एस्ट्रोलॉजर्स जो है ना वो सेकंड हाउस को सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि हम कुंडली में जाते क्यों हैं? तो पहले तो भाग्य देखते हैं, है ना, कि मेरा भाग्य कैसा होगा, मेरा फ्यूचर कैसा होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लान हाउस है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि पैसे होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि 80% लोगों की क्वेरी यही है, पैसा मेरी कुंडली में है कि नहीं है। तो सेकंड हाउस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और राहु का प्लेसमेंट सेकंड हाउस में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। लेकिन पैसा देता है सर? पैसा देगा। अब मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे मैंने बोला बेसिक्स को कनेक्ट करते हैं तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि भाव से कनेक्ट करेंगे तो भाव समझ आ जाएगा, है ना। अगर रट्टा लगाएंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला राहु एम्पलीफाई करता है, ठीक है, ऑब्सेशन बढ़ाता है। तो किस क्रिएटेड जिस घर का भाव क्या है? भाव का क्या है? कैश,
पैसा। सेकंड हाउस रिलेटेड किससे करता है? फैमिली, कुटुंब, है ना, वाणी, है ना, आपका खाने पीने का सोचने का तरीका कि आप खाना क्या पसंद है आपको, मुझे ये खाना पसंद है कि नहीं पसंद है, ये सब चीज़ें बताता है, सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। अब उससे रिलेटेड ऑब्सेशन बढ़ जाएगा। जैसे कि पैसा आप 100 करोड़ रुपए कमा रहे हो लेकिन आप खुश नहीं हो पाओगे, आप कहोगे ये भी कम है, ये ऑब्सेशन है, ये अटैचमेंट है, लेकिन क्या है? डिससेटिस्फेक्शन है। एक जगह किसी की जॉब गई हुई है, एग्जाम्पल के तौर पर ले तो 2 लोग हैं, एक के पास जॉब नहीं है और एक के पास 100 करोड़ रुपए हैं, तो ये उससे भी ज़्यादा दुखी होगा 100 करोड़ वाला, हाँ, कि मेरे पास और क्यों नहीं है, और क्यों नहीं है। ये वाला कराता है। राहु क्या करा रहा है? आपको ये फैक्ट करा कि भाई मेरे को तो खुशी नहीं हो रही, मेरे को वो भूख है जो कभी ना खत्म होने वाली भूख है, ठीक है। तो ये समझाना बहुत जरूरी है जिसके साथ ये चीज़ घटित हो रही है कि ये सब इल्यूजन है, ये इल्यूजन है। और भ्रम अगर पता लग जाएगा तो फिर भ्रम कैसा? भ्रम तो आपको पता नहीं चल पाएगा, तो आप इस इल्यूजन में रहते हो कि ये पैसे कम है, आप कभी भी खुश नहीं हो पाओगे। और दूसरा वाणी, अक्सर ऐसे लोगों को देखा गया है ना, जो मैं आपको बताता हूँ कि वाणी कैसी है कि इनको ये अपने बोलने से कमाते हैं। जैसे कि कपिल शर्मा या भारती जैसे लोग की कोई स्किल नहीं है लेकिन वाणी ऐसी प्रबल है कि आप कमा रहे हो, है ना। उनको क्या पता था कि कभी जोक्स और बात करने से भी पैसे मिलेंगे, लेकिन आपके पास एक स्किल है, तो क्या सेकंड हाउस मजबूत है। हाँ, मजबूत है, राहु बैठे हुए हैं। लेकिन एक और चीज़ है जो गुप्त कोई नहीं बताता कि राहु का क्या है कि सेकंड हाउस में अक्सर देखा है कि बाहर जब एक्सटर्नल मीटिंग्स करनी है, लोगों से बातें करनी है, तो ये बहुत मीठा बात करेंगे, इतनी पोलाइट बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, लेकिन घर में उतना ही कड़वा बोलेंगे। अच्छा, 2 रूप होते हैं राहु के, है ना, 2 चेहरे है ना। हाँ, तो कह रहा है वो अंतर मन एक होता है, एक बाहरी का। तो ये राहु क्या बाहर का, जितना भी कारक है जो बाहर की चीज़ दिखा रहे हैं, हम सोशल दिखा रहे हैं, लग्जरी दिखा रहे हैं, ये बाहर का भाग। तो बाहर में ये अपने आप को स्वीट दिखाएगा, 2 पर्सनैलिटी लेके चलने वाला 2 पर्सनैलिटी लेके चलेंगे। खाने का भी ऐसा एडिक्शन होगा, जैसे मैंने बोला कि समुद्र मंथन के समय जो राहु की है ना, जो कहानी सुनी होगी कि क्या किया उसने, वो विरोध किया, रिबेल किया, इंट्यूशन स्ट्रांग थी, है ना भाई, नहीं प्रोसेस को फॉलो किया ना कि भाई मैं क्यों लाइन पे लगूं, मैं अमृत पीऊंगा, मैं तो अमृत पी लूंगा, है ना, मुझे बिलीव नहीं है। तो सिमिलरली फूड के हैबिट्स भी ऐसे ही होते हैं, जिनके घर में जैसे कोई फैमिली जैन परिवार है या फिर कुछ ऐसे परिवार होते हैं जहाँ पर मतलब नॉनवेज अलाउड नहीं होता, तो ये बहुत चूजी है, ये रिबेल कर जाएंगे, ये नॉनवेज खा लेंगे तो किसी को बताएंगे भी नहीं, समथिंग लाइक दैट। ये इतने चूजी हैं। और अगर नहीं भी नॉनवेज खा रहे तो इनकी हैबिट इस तरह की होंगी कि नहीं मुझे तो वो खाना है, वो चीज़ है, वो खत्म नहीं, या फास्ट फूड है, जंक फूड है, इस तरीके की चीज़ है। तो मतलब जो फैमिली कह रही होगी उससे उल्टा करेंगे, मतलब खाना जरूर है। यस, खाना जरूर है, खाने के ऊपर बहुत चूजी है, खाना है और वो भूख है, वो कभी खत्म नहीं होगी। तो राहु इन द सेकंड हाउस नॉट अ वेरी गुड पोजीशन, पैसा आएगा लेकिन उसका कोई फायदा होगा नहीं। ओके, किसी कोई उपाय भी ले सकते हैं हम लोग कि क्या करें ये लोग? हाँ, तो सबसे पहले तो अपनी वाणी पे कंट्रोल करें, क्योंकि ऐसे अक्सर लोग झूठ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा लाई बोलने वाले लोग हैं। अगर आप कुंडली में जो भी लोग खोल के बैठे हैं वो कनेक्ट कर पा रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं कि मतलब इनसे झूठ बोला जाता है, क्योंकि वाणी ऐसी है ना कि इतनी प्रबल है कि बहुत आसानी से झूठ बोल पाते हैं। राहु सेकंड हाउस में, उनको झूठ नहीं बोलना हाँ, है। तो काल पुरुष की कुंडली में ये पैसे का कारक है ना, शुक्र का घर है, अपना घर है, तो पैसा तो अपने आप ही आ जाता है। होता क्या दिक्कत है कि जो वाणी खराब हो जाती है ना, तो आपका ना रिलेशनशिप खराब होने लग जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपकी दिक्कत आने लगी। तो अपनी वाणी को सही करने के लिए ना सबसे पहले माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए, कनक धारा स्तोत्र है उसका पाठ कीजिए, है ना। लक्ष्मी वो नहीं कर सकते तो सुनिए, है ना, सुबह 15 मिनट 20 मिनट सुनिए। उसके बाद क्या है कि जिस तरह से सेकंड हाउस क्या है वो आपके पैसों को रिप्रेजेंट करता है, तो आप कुछ एक मिश्री होती है ना, वो आप डोनेट करना शुरू कर दीजिए, लोगों को डोनेट कीजिए, और वो मिश्री अपने पास भी रखिए, खाइए, जिससे क्या ना अपनी वाणी प्रबल होगी, क्योंकि आप जहर नहीं उगलेंगे। फिर आप उसके अच्छे पॉजिटिव एस्पेक्ट लेंगे। राहु क्या कर रहा है, जैसे मैंने बोला 2 एग्जांपल है, एक कपिल शर्मा है, एक भारती है जो पैसों से कमा रही है, बोलने से कमा रही है, राइट, और एक कौन है जो घर में कलेश कर रहा है, बाहर तो अच्छा बोल रहा है लेकिन घर में लड़ाई कर रहा है। सुखी कहाँ होगा, लेकिन हाँ, सुखी तो वो सुखी नहीं होगा, मेन तो घर है। हाँ, वो सुखी नहीं होगा। सर राहु इन थर्ड हाउस, हाँ, राहु इन थर्ड हाउस। अब थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस हमारी कुंडली में स्ट्रगल्स को दिखाता है। थर्ड हाउस बहुत अच्छा हाउस नहीं है, है ना। स्ट्रगल्स है, छोटे ट्रैवल्स हैं, आपका भाई बहन है, सिबलिंग्स हैं, यू नो, बहुत मेहनत है। अब आपके मन में आ रहा होगा थर्ड हाउस मतलब राहु बुरा, भाव बुरा तो बुरा होगा, नहीं, यहाँ पे उल्टा हो जाता है कि जैसे मैंने बोला कोई भी चीज़ को एम्पलीफाई करता है ना, आपकी चीज़ों को ऑब्सेशन को बढ़ा देता है उस घर को रिलेटेड, तो आपका ऑब्सेशन बढ़ जाएगा हार्डवर्क को लेकर, है ना। आपके हार्डवर्क इतना हो जाएगा कि आपको लगेगा नहीं कि यार मतलब हार्डवर्क में कितना कर रहा हूँ, इतना क्या है, तो कमी है। तो ये बहुत मैजिकल जगह है और बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है। राहु का प्लेसमेंट थर्ड हाउस में वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट मानी जाती है कि ऐसे लोग पता कौन होते हैं जिनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग होती है, और अक्सर ये कुंडली में बिलीव नहीं करते, कहते मुझे फर्क नहीं पड़ता कुंडली में कौन से ग्रह कौन सी स्थिति में है, क्या मेरी दशा चल रही है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो जीतूंगा, समथिंग लाइक दैट। इम्पॉसिबल वर्ड इनको ना इंसल्ट फील होती है। अगर किसी ने कह दिया इनको कि तुमसे नहीं हो पाएगा तो ये इनको बुरा लग जाता है और कहता है अब तो मैं करके दिखाऊंगा, कैसे नहीं हो पाएगा। तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है, मेरी फेवरेट प्लेसमेंट है। मेरा कुंडली में राहु थर्ड हाउस में है, तो जैसा वो वाला प्लेसमेंट होता है ना कि भाई मैं तो नहीं हार मानता,
और इसमें एक बड़ी पॉपुलर स्टोरी है, अगर आप अलाउ करोगे तो स्टोरी सुनाता हूँ कि पुराने ज़माने में ना जब एक बार गुरु पढ़ा रहे थे तो एक शिष्य पढ़ रहा था, तो ये बहुत पुरानी, हजारों साल पुरानी कहानी। तो गुरु ने एक देख रहे थे कि बच्चे को पढ़ने लिखने में बहुत दिक्कत हो रही है ना, वो समझ नहीं पा रहा है। तो गुरु ने उसको बुलाया, अपने पास बुलाया और उसका हाथ देखा और हाथ देकर बोला कि बेटा आप पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि पढ़ाई आपके बस की नहीं, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो। तो बच्चे को बहुत बुरा लगा और बच्चे को लगा कि मेरा हाथ देखकर बताया कि मैं पढ़ नहीं सकता, ये क्या है। तो वो कोने में चला गया और उसने कोई तीखी चीज़ ली और वो लकीरें बनाने लग गया अपने हाथ पे, और फिर से वापस आया गुरु के पास और गुरु को दिखाता है कि गुरुजी अब देखिए क्या मेरे हाथों की लकीरें बदल गई हैं कि अब मैं पढ़ सकता हूँ। तो उन्होंने हाथ देकर बोला और उसका दृढ़ निश्चय देकर बोला कि बेटा तुझे कोई रोक नहीं सकता पढ़ने से, अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, भगवान भी नहीं रोक सकते। और आगे जाके पता है वही इंसान, वही छोटा बच्चा महर्षि पढ़नीय बना। जितने भी अष्टाध्याय जैसे हम व्याकरण पढ़ रहे हैं वो उन्होंने लिखे हैं। तो इतना शक्तिशाली है राहु इन द थर्ड हाउस। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अपनी विल पावर के आगे वो दुनिया को दबा देता है और झुका देता है। ओके, माय फेवरेट प्लेसमेंट। कुछ भी कर सकता है। हाँ, कुछ भी कर सकता है, लेकिन हाउस अच्छा नहीं है। देखिए हाउस क्या है, वो बुरे को उसने पॉजिटिवली कर लिया ना कि वो हार्ड वर्क है, स्ट्रगल है, मेहनत है, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको ऑब्सेशन हो गया उससे रिलेटेड, है ना, कि काम क्या है, काम तो मेरे लिए मेरा मेहनत मेरा पार्ट ऑफ जॉब है ना, कि मुझे करनी ही करनी है। हाँ, तो उसके लिए बहुत आसान है। मेहनत करने से उसको लगता ही नहीं है। कहीं लगता है ना मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, उसको लगता है ये तो पार्ट है, लाइफ में आए हो मेहनत करने के लिए और मेहनत से हासिल कर लोगे। तो अक्सर ऐसे लोग ही ज़्यादा वीडियो देखते नहीं हैं और वो अपने कर्म पे बिलीव करते हैं। नहीं, लेकिन सर ये चीज़ कितनी अच्छी है कि एक तरफ कोई इंसान काम को बर्डन मानेगा, इनके लिए बर्डन है ही नहीं। नहीं है, बर्डन नहीं है, इनके लिए तो डेली रूटीन है, डेली रूटीन है ये तो। यस। तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है और इनको उपाय क्या करना चाहिए, कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है। देखिए काल पुरुष की कुंडली में ना ये बुध का घर है ना, थर्ड हाउस। हाँ, मतलब अगर मैं काल पुरुष की कुंडली में देखूं तो ये घर जो है ना थर्ड हाउस, वो बुध का घर है अपनी में, तो ना नेचुरली जो दिखता नहीं है पर होता है। तो बुध के घर में इनको क्या करना चाहिए ना कि अक्सर छोटे बच्चों को स्टेशनरी गिफ्ट करनी चाहिए। और स्पेशली छोटा बच्चा, एक तो किताबें हो गई, वो अपने आप में बुध का कारक है ना, नॉलेज का कारक है, और छोटे बच्चे बुध का कारक है। तो जैसे ही इनको और देते हैं तो जितने आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स फील हो रहे हैं, जैसे आपको लगता है कि कुछ लोग कि अभी मेरा टाइम क्यों नहीं आ रहा है, थोड़ा अटक क्यों रहा है, स्ट्रगल्स हो रही हैं, लेकिन राहु का वो इन्फ्लुएंस भी चाहिए ना, एम्पलीफिकेशन चाहिए। तो ये करके देखिए, जैसे ही आप घर के कारक है ना, हाउस के कारक और राहु के इन्फ्लुएंस को मिलाते हैं तो काम जल्दी होना शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों को स्टेशनरी गिफ्ट, स्पेशली गरीब जिनको जरूरत है, अगर आपको रेड लाइट में कहीं मिलते हैं, छोटे बच्चे मिलते हैं, तो इनको स्टेशनरी गिफ्ट कीजिए। पैसे भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो इनको खुश रखिए। और स्टेशनरी करने के साथ है, क्योंकि कारक है, कारक को समझिए, है ना, कारक क्या है, गुरु, एजुकेशन है ना, बुद्ध है, नॉलेज। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। ओके, राहु इन फोर्थ हाउस, नॉट अ वेरी गुड पोजीशन। राहु इन फोर्थ हाउस का मतलब है कि ये इंसान, अब राहु इन फोर्थ हाउस का मतलब क्या है, पहले तो फोर्थ हाउस के बारे में जान लें, क्योंकि सबको पता होना चाहिए राहु इन फोर्थ हाउस क्या है। फोर्थ हाउस का मतलब है आपका फैमिली का माहौल। फोर्थ हाउस का मतलब है घर में कितना लग्जरी रहेगा, है ना, मेरा घर का माहौल कैसा है, लग्जरी कैसा है। फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी मदर को, है ना। और फोर्थ हाउस कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है मतलब आपकी मदर की शुरू की जो अपब्रिंगिंग है, जो आपको होती है ना कि बेटा इसको नमस्ते, अंकल को नमस्ते कीजिए, है ना, इनसे ऐसे बात करनी है, हाँ, पेरेंटिंग कैसे, तो ये शुरू की बात है। लेकिन राहु इन द फोर्थ हाउस का मतलब ये है कि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाता है घर को लेकर, इसे घर से बाहर निकलना ही नहीं है, मुझे घर में ही अच्छा लगता है, घर में रहकर भी घर में कलेश करता है, समथिंग लाइक दैट। आप किसी से पूछ लेंगे राहु इन द फोर्थ हाउस घर में कैसा माहौल है, वो घर में माहौल अच्छा नहीं है, पर रहना घर में ही है, घर से ही प्यार है। और मदर से तो इतनी अटैचमेंट है, समथिंग लाइक एनिमल मूवी में देखा तो पापा से अटैचमेंट थी, मदर को आपसे अटैचमेंट है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अटैचमेंट मदर से इतनी ज्यादा है कि मदर को अगर किसी ने कुछ कह दिया तो शायद आप उसके लिए किसी को कत्लेआम कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट। तो इतना ऑब्सेशन होता है इसको घर का, सब कुछ का। लेकिन ये इट्स नॉट अ गुड प्लेसमेंट। अक्सर मैंने इनको लोगों को हमेशा जिंदगी में नाखुश देखा है, क्योंकि सब कुछ होगा, लग्जरी होगी, ऑब्सेशन होगा, लेकिन खुश नहीं होगा, घर का माहौल इतना अच्छा नहीं होगा। तो इनको भी क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना है, इनको मदर से, हाँ, ये घर से बाहर भी निकले और घर में कलेश कम करें। तो राहु इन फोर्थ हाउस को क्या करना चाहिए ना, उनको अपनी मदर से ना कोई चांदी का गिफ्ट लेना चाहिए। जैसे कोई चांदी का गिलास हो गया, चांदी की चेन होगी, वो ब्लेसिंग्स इनके लिए बहुत काम आएगी, क्योंकि हमने कारक तत्व को जोड़ दिया कि मदर क्या है, आपका फोर्थ हाउस है, कनेक्ट कर रही है, मदर की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, कहीं ना कहीं मन को शांत रखता है। तो ये वाला काम इनके लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, तो इनको सपोर्ट आएगा बहुत ज्यादा, मदर की ब्लेसिंग्स, बाहर भी निकल पाएंगे, घर से बाहर भी निकल पाएंगे, राइट। तो बाहर तो कलेश नहीं करेंगे सर आगे? नहीं, घर बाहर नहीं कलेश करते, ये बाहर, ये घर में ही रहकर कलेश करते हैं और घर में ही रहना पसंद है इनको। अच्छा, हाँ, इनको साथ बहुत ज्यादा इनको पसंद है कि घर में पड़े रहो भाई, मतलब बहुत इंट्रोवर्ट टाइप। नॉट इंट्रोवर्ट, इन्हें घर में रहना ही अच्छा लगता है, समथिंग लाइक। और दूसरा एक और चीज़ जो कोई नहीं बताता, इनको ना
नॉन लिविंग थिंग से बहुत एडिक्शन हो जाती है। छोटे बच्चों को देखा है, ये मेरी साइकिल, ये मेरी पेंसिल, ये मेरा ब्रश है, ये मेरा पेन, ये मेरा आईपैड, इनको इस तरह का एडिक्शन है, मतलब मेटलिस्टिक हो जाता हाँ है। मेटलिस्टिक। ये घर में देंगे ही नहीं किसी को कि ये मेरा है, ये मेरा कैसे छू दिया। ऐसा होता है फैमिली में कोई ना कोई। आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा कि भाई ये मेरे ब्रश को कैसे छू दिया, ये मेरे सामान को यहाँ से यहाँ कैसे हिला दिया। इस तरह का ऑब्सेशन होता है कि हाँ मेरी गाड़ी को आपने टच कैसे कर दिया, मेरी गाड़ी इस तरह खड़ी थी, इस पे कलेश कर देंगे। हाँ मेरी ये चीज इस तरह रखी हुई थी, इस तरह को चेंज कैसे कर दिया। तो हाईली ऑब्सेस्ड विद द हाउस। सबसे खराब यही माना जाता है सर? नॉट वेरी खराब, और भी है प्लेसमेंट। अच्छा। ये वन ऑफ द बैड प्लेसमेंट है, अक्सर मैंने लोगों को हैप्पी नहीं देखा। तो राहु इन फिफ्थ हाउस, ठीक है। अब राहु इन फिफ्थ हाउस, पहले फिफ्थ हाउस के बारे में बता देते हैं। फिफ्थ हाउस क्या है, आपकी प्राइमरी एजुकेशन है ना, शुरू की एजुकेशन है, आपके लव वाला हाउस है, प्यार का हाउस है, आपके बच्चों का हाउस है ना, स्कूलिंग का हाउस है, छोटी एजुकेशंस का हाउस है। ये हाउस में भी राहु का प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं माना जाता। Okay. ये राहु का प्लेसमेंट कैसे नहीं माना जाता, क्योंकि ये सबसे पहले ना आपके अंदर ऑब्सेशन भर देता है। जैसे मैंने बोला, कारक को फिर समझिए, राहु क्या है, ऑब्सेशन। तो आपका प्यार की तरफ ऑब्सेशन, आप इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हो ना। जैसे इनके अक्सर देखा है कि जैसे अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो इट कुड बी एनीवन, मतलब मेल और फीमेल हो, तो इतना ऑब्सेशन है कि तुम किससे बात कर रहे थे, है ना। अच्छा। हाँ मुझे रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए, मुझे चैट्स दिखा दीजिए, है ना, इस तरह से। हाँ शक्की और ऑब्सेशन, इनको प्यार चाहिए। क्या राहु को क्या है। और दूसरा एक और चीज़ जो मैंने शुरू नहीं बताई कि आपका प्लेसमेंट राहु का किस घर में होता है, वो डिपेंड करता है पिछले घर में क्या इग्नोर करके आए थे, है ना। पिछले घर में मतलब पिछले जन्म में आप क्या इग्नोर करके आए थे। Okay. पिछले जन्म में आपने प्यार को इग्नोर किया, अब आपको प्यार की भूख है, ठीक है, वो भूख है जो आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, इसलिए पांचवें घर में आए। हाँ। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हैं, क्योंकि आपको क्या चाहिए। देखिए ऐसा नहीं होता कि इनको प्यार करते हैं, अपने स्पाउस से प्यार करते हैं, स्पाउस नहीं सॉरी, अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से प्यार करते हैं, पार्टनर से प्यार करते हैं, लेकिन इनकी भूख इतनी ज़्यादा है कि इनको लगता है कि जिनको चाहिए बस प्यार, तो इनको लगता है कहीं और चले जाते हैं प्यार में, कि यहाँ से मुझे प्यार मिल जाएगा, है ना। संतान की बात करते हैं तो अक्सर इनके यहाँ पे देखा गया कि इनकी जो या तो डिले होंगे बच्चों होने में, या फिर डिनायल भी होता है। देयर इज एस्ट्रोलॉजी में क्या डिले एंड डिनायल दोनों होता है। हाँ, तो बच्चों की मैरिज होने में भी, बच्चे होने में भी दिक्कत आती है, बच्चे होते लेट हैं, और बच्चे हो जाते हैं तो परेशान करते हैं। ओके। अब एक और कमाल की बात कर रहा हूँ, राहु इन द फिफ्थ हाउस क्या है, नेचुरली क्या है, सूर्य का घर है ना। अगर कालपुरुष की कुंडली में देखेंगे तो इनको फेम का बहुत लालच है। अच्छा। इनको फेम ऐसा चाहिए कि बस मेरे को दुनिया जाने, मुझे नहीं पता कैसे जाने, मुझे दुनिया जाने, है मेरे को, मतलब दुनिया पहचाने, इतना फेम मतलब उनको चाहिए होता है। और इतना रहता है कि भैया मेरे को दुनिया में टॉप पे जाना है, इस तरह का। क्योंकि राहु किसके साथ कनेक्ट होगा, सूर्य के साथ। और सूर्य क्या दे रहा है आपको, कह रहा है कि भाई आगे बढ़ो, कैसे भी बढ़ना है, आगे बढ़ो। तो ये दिस इज़ नॉट अ गुड प्लेसमेंट। कहीं ना कहीं एरोगेंस भी देता है, कहीं ना कहीं आपको सुख का भाव भी खराब कर रहा है। आपके अंदर किसकी भूख है, प्यार की भूख है, जो प्यार आपको मिल नहीं रहा, तो इसीलिए आप कहीं और इधर उधर भी जा रहे हो, तो ये प्लेसमेंट्स भी आ जाती हैं। तो क्या है कि आपकी भूख कभी शांत नहीं होगी ना। आप पढ़ाई में कम इंटेलिजेंट भी होंगे, पढ़ाई में अच्छे होंगे भी नहीं, लेकिन ऐसे लोग ना बहुत स्मार्ट होते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसे लोग ना अपना काम निकाल लेते हैं। इतने इंटेलिजेंट होंगे नहीं, मतलब पढ़ाई में इनका मन नहीं करेगा, हाँ, लेकिन वो क्या कहते हैं, उनको वो ऐसे स्मार्ट होंगे कि मतलब अपना काम निकाल लेंगे कैसे भी करके, कि यार ऐसे करके ऐसे पहुंचना है तो पहुंचना है, दंड भेद कुछ, हाँ, साम दंड भेद करके पहुंचेंगे, मतलब वही वो चतुर दिमाग है कि वो करना है तो हम कर लेंगे कैसे भी करके। तो ये है। तो इनको भी क्या करना चाहिए, राहु इन द फिफ्थ हाउस है तो अक्सर इनको क्या है कि अपने जो स्पाउस है ना उनके साथ ग्राउंडिंग करनी चाहिए। जो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, कुछ भी है, तो उनके साथ क्या है ना, डिटॉक्स करें। क्योंकि वो इन्फ्लुएंस राहु का जो है ना, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होना, वो कहीं ना कहीं राहु की इन्फ्लुएंस को बढ़ा देता है। क्योंकि आजकल हम राहु से घिरे हुए हैं, मोबाइल फोन पे बात कर रहे हैं। आपको पर्सनली मीटिंग करनी चाहिए, ज़्यादा इंटरेक्ट करना चाहिए, rather देन फोन पे बात करने से पर्सन जाके मिलना चाहिए। हाँ, बच्चों का हाउस है तो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। आजकल के टाइम में क्या हो रहा है, आप भी लैपटॉप पे हो, मोबाइल फोन पे, राहु का, तो राहु की इंटेंसिटी बढ़ रही है ना। बच्चे भी क्या कर रहे हैं, फोन पे ही काम कर रहे हैं, अक्सर इनके बच्चे भी फोन पे लगे रहते हैं, ठीक है, और आप भी फोन पे बात कर रहे हो, तो अक्सर क्या हो रहा है, तो फिर वो राहु की इंटेंसिटी दोनों तरफ बढ़ रही है, बच्चों पे भी बढ़ रही है, आप पे बढ़ रही है, तो वो गैप आ रहा है, बच्चों से बन भी नहीं रही। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जहाँ वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर बच्चे कुछ बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं तो खेलिए, स्विमिंग करने जा रहे हैं तो स्विमिंग करिए, तो वो आप एक तरह से राहु को बैलेंस कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। और जितना हो सकता है नंगे पैर चलें, थोड़ा डिटॉक्स करें। घास में या नॉर्मल घास में चले, नंगे पैर चले, तो पंच महाभूतों से कनेक्ट होते हैं आप, अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट होते हैं, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं शांति आती है। फोन को थोड़ा साइड लाएंगे, जहां भी रिलेशनशिप है, बच्चे हैं, तो वहां पर अपना, जैसे जो कारक मैंने 3 बताए, फैमिली, जो बच्चे हैं, और आपका क्या है, एजुकेशन है, तो इसका कहीं ना कहीं इनके साथ कनेक्ट हुई है। ओके सर, राहु इन सिक्स्थ हाउस, इस सिक्स्थ हाउस में अगर राहु है तो क्या एडवांटेजेस है, नेगेटिविटी है, क्या माना जाए इसे? सो राहु इन सिक्स्थ हाउस इज अगेन वन ऑफ द सेकंड बेस्ट प्लेसमेंट। बड़े बड़े नेताओं की प्लेसमेंट ऐसी होती है, और ये प्लेसमेंट ऐसी प्लेसमेंट है कि गलती से भी ना, मैं उससे पहले बता दूं कि बहुत डिटेल में बताऊं, गलती से भी अगर राहु इन सिक्स्थ हाउस किसी का इंसान का है तो उससे पंगा मत ले लीजिएगा।
नहीं तो आप अपने आप खत्म हो जाओगे। शत्रुहंता योग बनता है ना, जब राहु 6th हाउस में चला जाता है। तो अगर आपने किसी को परेशान किया, मान लीजिए, है ना, मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु 6th हाउस और मैं आपको परेशान करना चाहता हूँ, है ना, नहीं हो पाऊंगा, मैं खुद खत्म हो जाऊंगा, है ना। तो ये कुछ कर रहा है बंदा या नहीं? ना, कुछ नहीं, वो कुछ करेगा ही नहीं। इतना स्ट्रांग योग है। अगर आपने गलत भी सोचा, अगर आपके बारे में किसी ने गलत सोचा, आपके बारे में षड्यंत्र रचे, और ऐसा होता है। 6th हाउस क्या है? रोग, रिपु, ऋण, मतलब क्या? बीमारियां, आपके शत्रु, आपके लोन्स। लेकिन जैसे ही ऐसे प्लैनेट आते हैं, राहु जैसे, मंगल जैसे, तो ये शत्रुहंता योग बना देते हैं कि मतलब आप कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। और अक्सर इनके जो दुश्मन है ना, वो दोस्त के रूप में आते हैं, ठीक है। इस तरह के आएंगे। आपके पास बहुत सारे दोस्त होंगे, आपको पता ही नहीं होगा, वो अंदर अंदर आपसे जेलसी कर रहे होंगे, आपसे जलते होंगे और आपका वेट कर रहे होंगे कि कब आप गिर जाओ, हैं, कब आपका डिजास्टर हो जाए, आपका फेलियर आ जाए, कब आएगा। लेकिन आपका फेलियर आ ही नहीं सकता, होता ही नहीं है, वो अपने आप निपट जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। बड़े बड़े नेताओं की कुंडली में ये होता है, और इसीलिए कहते हैं कि वो इसीलिए कम्पीट कर पाते हैं, शत्रुओं को खत्म कर पाते हैं। कभी खराब नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव। कभी खराब नहीं होता, बहुत अच्छा योग है। लेकिन एक खराबी क्या है इस योग में? खराबी भी तो सुनिए, हर एक सिक्के के दो पहलू हैं। खराबी ये है कि जैसे मैंने बताया रोग, तो इनको ना कोई ऐसी बीमारी होगी जो पहली बारी में डायग्नोस नहीं होगी, बहुत मुश्किल से डायग्नोस होगी। आप 3-4 हॉस्पिटल्स चले जाओगे, अलग अलग ब्रांड के हॉस्पिटल्स में जाओगे कि मुझे क्या हो रहा है, मैं इतना वीक क्यों फील कर रहा हूँ, या मुझे कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं, एक बार में डायग्नोस नहीं होगा। हाँ, और राहु 6th हाउस में क्या होगा? अक्सर जैसे मैंने बोला कि लोन्स का हाउस है, तो राहु की दशा, अंतरदशा जब भी आएगी, इनके ऊपर लोन्स आएंगे, बहुत ज़्यादा लोन्स आ जाएंगे, ऐसा टाइम भी आएगा। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? शत्रुहंता। हाँ, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि शत्रुहंता ये हो गया, दुश्मन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन नेगेटिव ये है कि लोन्स आएंगे, इस तरीके से चीज़ें आएंगी, तो ये बहुत ज़्यादा इनके तरफ नेगेटिव हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है राहु 6th हाउस को कि मतलब अपने लोन्स को कैलकुलेटिव लें। मतलब ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके आपने लोन ले लिए, भाई अच्छा चल रहा है, तो यहाँ पर उनका कैलकुलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ को लेकर भी ध्यान देना है, क्योंकि हेल्थ को आपको नज़रअंदाज नहीं करना। दशा अंतरदशा में ऐसी हेल्थ आएगी तो आपको लगेगा कि अरे अब मैं कहाँ दिखाऊँ, एक बार में डायग्नोस नहीं होगी बीमारी, तो ये वाली भी दिक्कत आने वाली है। ओके, 100%। सही, इनके लिए कोई उपाय तो होगा नहीं आएगा कि हर चीज़ ही बढ़िया चल रही है इनकी? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने लोन्स की बात करी है ना, इनका बहुत बेहतरीन एक उपाय है। जैसे मैंने हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, दुश्मन तो चलो कुछ निपट ही जाएंगे, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ के लिए क्या करने के लिए ना एक बड़ा सही उपाय है कि इनको ना अक्सर जहाँ भी हॉस्पिटल हैं, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वहाँ इनको ना कुछ डोनेट करना चाहिए, चैरिटी। उनको खाना खिला दीजिए, उनके रिलेटिव्स जो बाहर भूखे बैठे हैं, है ना, चाय पिला दो। हाँ, तो वो कारक तत्व खराब हो जाएंगे। मतलब क्या है ना, रोग देने वाला था आपको राहु, आपका रोग ले लेगा, है ना, एम्पलीफाई कर देता है उन चीज़ों को। तो ये वाला इनके लिए बहुत बेस्ट रेमेडी है। हॉस्पिटल में या गरीबों को भी कर सकते हैं? गरीबों को कर सकते हैं, लेकिन रोग से कनेक्टेड है, कारक तत्व से। एस्ट्रोलॉजी का काम क्या है कि वो हाउस किसका है? रोग, रिपु, ऋण। मतलब जैसे बहुत सारे जो मध्य वर्ग के लोग होते हैं, जो हमें पता है कि ये अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, इनको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके साथ उनको कर सकते हैं, उनकी चैरिटी। हाँ, उनको कर सकते हैं, वैसे भी बेटर है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट है और इनके साथ कोई दिक्कत है, तो आप उनको हेल्प कर दीजिए, तो आपका राहु बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। और अगर कोई सीक्रेटली हेल्प कर दे तो और ज़्यादा अच्छा है, बहुत बेटर है। और दूसरा एक और चीज़ है, कैलकुलेटिव रिस्क लें। ये लोग ना बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो लोन जो ना बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और इसीलिए यहाँ फंस जाते हैं इनको। हाँ, तो इनका फाइनेंस का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अदरवाइज ये योग ऐसा है कि इनको अनडिफिटेबल योग है, मतलब उनको कोई हरा नहीं पाता जो दूसरा चाहेगा। तो मतलब अभी तो सबसे पहले 3 नंबर अच्छा है, फिर 6 नंबर अच्छा है, अब 9 आएगा क्या? आई गेस देखते हैं। क्योंकि राहु खुद एक माया है। हाँ, राहु इल्यूजन है और राहु को समझ लिया। देखिए इस पॉडकास्ट में मेरे को लगता है कि काफी हद तक लोग समझ जाएंगे, बिल्कुल, बहुत इजीली समझेंगे और अपना अपना देखेंगे। और मुझे कमेंट भी करें, हमें कमेंट करें तो बेटर है कि भाई मैं क्या समझ आया, आपका कौन सा हाउस है और आपको क्या क्या जो सर मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, वो सब बताइए। और अपने क्वेश्चंस भी डालने के बाद हम आपका क्वेश्चन ले लें। राइट। राहु इन 7th हाउस, राहु इन 7th हाउस अगेन नॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट। 7th हाउस किसका है? मैरिज का है, पार्टनरशिप का है। तो जब राहु यहाँ आता है, तो जैसे मैंने बोला, राहु का काम क्या है? एम्पलीफाई करना, भूख बढ़ाना। तो इसका अगेन भूख किस चीज़ की होगी कि मुझे पॉजेसिवनेस है, मुझे प्यार करे, मेरी वाइफ मुझसे ज़्यादा चाहे। लेकिन अक्सर क्या होता है यहाँ पर, जब कोई भी चीज़ ज़्यादा मीठी क्या होती है? बुरी लगने लग जाती है ना, ज़्यादा पॉजिटिवनेस। तो अगर यही इंसान फिर बाहर की तरफ ढूंढना शुरू कर देगा, प्यार घर में नहीं मिल रहा तो बाहर मिलेगा, है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस हो जाते हैं। आपके भी हो सकते हैं, आपके स्पाउस के भी हो सकते हैं, इट कुड बी एनीथिंग। लेकिन सर जिसके राहु 7th हाउस में, उसी के वो आपके पार्टनर का कारक है, आपका भी कारक है, आपके पार्टनर का कारक है। 7th हाउस आपके एक पार्टनर का है। ओके, ठीक है, तो आपके पार्टनर के होने के ज्यादा चांसेस हैं, आपके नहीं, आपके पार्टनर के ज्यादा चांसेस हैं। हाँ, क्योंकि क्यों रीजन है? क्योंकि जब आपका कारक तत्व कह रहा है कि मुझे बहुत प्यार चाहिए, आपका पार्टनर रिपेल करेगा कि भाई थोड़ा
दूर कर सकते। तो इसीलिए दोनों का है, आपको प्यार ज्यादा चाहिए, पार्टनर नहीं देगा तो आप बाहर जाएंगे। तो ये दोनों तरफ काम करता है, समझ गए? समझ गया, है ना? वाइस वर्सा, वाइस वर्सा काम करेगा। अक्सर इनकी कुंडली में मैंने देखा, बहुत लोग कुंडली में मेरे को दिखाते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन बहुत देर बाद जब मैं प्रेडिक्शंस करता जाता हूँ तब कह देते हैं जी हाँ मेरा मतलब एक जगह अफेयर चल रहा है। मतलब बहुत देर बाद बताते हैं, शुरू में कोई नहीं बताता, लेकिन 100% चांसेस होते हैं कि आप प्यार के भूख में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे कर रहा हूँ कि राहु इन द 7th हाउस मतलब कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। रीजन बता दिया ना मैंने आपको, आप प्यार के लिए भूखे हो, आपको प्यार चाहिए जो आपको पिछले जन्म में नहीं मिल पाया, इसलिए राहु इन 7th हाउस दिया और अब आपको प्यार की कदर ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा भूख चाहिए। और राहु क्या है? ऐसी भूख जो मिटती नहीं, भूख खत्म ही नहीं हो रही है ना। बहुत लेमैन में समझा रहा हूँ, समझ आ जाएगा। नहीं भूख मिट रही तो कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहे हो, ओके, है ना। अटैचमेंट ज्यादा है, वाइफ नहीं जाते सर, ये पकड़े जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आराम से पकड़े जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये अपनी भूख दिखा रहे हैं ना, मतलब आसानी से पकड़े जाएंगे। कह रहे हैं मैं कर भी रहा हूँ और देखो भी मुझे, क्योंकि भूख है तो दिख रही है। और एक और चीज बताता हूँ जो एस्ट्रोलॉजर्स नहीं बताएंगे और किसी ने नहीं बताया होगा, अक्सर इनका इतना ऑब्सेशन होता है प्यार के बारे में कि बाहर ढूंढने के चक्कर में ये लोग ड्रीम सोचते हैं दूसरे के पार्टनर के बारे में। इट कुड बी वाइफ और हस्बैंड, ये कोई भी हो सकता है, स्पाउस है, तो वो मतलब दूसरे के पार्टनर, पड़ोसी है, जान पहचान, उनके पार्टनर के बारे में विजुलाइज करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मतलब उनको लगता है कि मुझे ये मिल जाता, ये मिल जाए, तो इस तरह के इनके थॉट्स बहुत आते हैं दिमाग में। इल्यूजन में, हाँ, इल्यूजन में दूसरे के पार्टनर को इमेजिन करना कि वो मिल जाए, इस तरह के। बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस। राहु इन 7th हाउस इज वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस, बहुत ज्यादा। तो इनके लिए उपाय क्या है? हाँ, तो 90% जो डाइवोर्स के कारण है उसमें ये वन ऑफ द रीजन है, मतलब टॉप पैरामीटर आता है। बहुत सारे पैरामीटर हैं डाइवोर्स के, लेकिन वन ऑफ द पैरामीटर जिसमें पता लग जाता है कि डाइवोर्स होंगे ही होंगे। तो अब आप कह रहे हैं कि हाँ रेमेडी क्या है? देखिए, जैसे मैंने बोला कि राहु को से छूटना है तो छोड़ना पड़ेगा उस चीज को। राहु क्या है? आपको कह रहा है आपको बंधक बना रहा है ना, बांध रहा है। किससे? अपनी वाइफ से, ऑब्सेशन से। तो आपको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। लेट्स से कि आप बहुत ऑब्सेसिव हो कि मेरी वाइफ कहाँ जा रही है, क्यों मिल रही है, मेरे साथ ही रहे, या मेरे हस्बैंड कहाँ है, तो आपको उनके लिए कुछ प्लान करना पड़ेगा कि भाई तुम जाओ, भाई तुम्हारे दोस्तों के साथ बॉयज पार्टी हो रही है, जाओ, मैं नहीं पूछूंगी, है। तुम कहीं जा रही हो तो जाओ, किटी पार्टी करनी, जाओ, मैं नहीं पूछूंगा। तो इस तरीके से बंधन को मुक्ति करनी पड़ेगी, तब राहु का इम्पैक्ट कम आता है। मतलब किसी चीज को छोड़ोगे तभी जो मतलब सर, अगर एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये बाहर जाके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेंगे, ठीक है, हाँ। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि इनको और फ्रीडम दे दो, तो फ्रीडम, सर फ्रीडम के साथ तो इंसान और भी ज्यादा नहीं, जब आप बहुत ज्यादा पीछे पड़ते हैं तभी आप रिपेल करते हैं। जब आप छोड़ देंगे ना कि हाँ मुझे फर्क नहीं पड़ता, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर समझ जाएगा, या कुछ जो थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, जब राहु का प्रकोप कम करना है तो केतु वाला काम करना शुरू कर दीजिए। तो बहुत सिंपल है। राहु का मतलब क्या है? भूख। केतु का मतलब तृप्ति, है ना। केतु का मतलब कि मेरी खूब शांत हो चुकी है भूख, मुझे नहीं दिखाना है ना। दोनों ऐसे ऑपोजिट है। तब जिस दिन आप ये दिखाना शुरू कर दोगे मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तुम कब आते हो कब नहीं आते हो, मैं तुम्हें नहीं पीछे, मतलब मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ या करती हूँ, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मैं आपको पीछे नहीं पड़ूंगा या पड़ूंगी कि आप क्या करने जा रहे हो, क्या नहीं करने जा रहे हो। हाँ। और दूसरा है कि जब आप उल्टा करना शुरू कर दोगे, जब आप प्यार मांगने की जगह प्यार देना शुरू कर दोगे, तो राहु बैलेंस होना शुरू हो जाता है ना। कि आप कह रहे हो मुझे प्यार दो, मुझे प्यार दो, मैं कहीं और जाऊँ, आप खुद दो। तो जैसे रिवर्स करते हो तो आपका बैलेंस होना चाहिए। तो जैसे आप कुछ उनके लिए ऑर्गेनाइज करोगे कि भाई मैंने तुम्हारे लिए कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करनी कि या चले जाओ, या इनके कहीं ऋषिकेश घूमाओ अपने दोस्तों के साथ, तो आपका राहु बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। आप अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमना चाहते हो, दोस्तों से घूमना, चले जाओ। कोई गर्ल्स गैंग जा रहा है तो हस्बैंड ऑर्गेनाइज कर ले, चले जाओ, तो वो आपका राहु बैलेंस शुरू हो जाएगा। कि भाई आपने गिफ्ट भी कर दिया, उनको कुछ दिया, प्यार देना शुरू किया, राहु का बैलेंस का, भूख खत्म कि मैंने देना ही शुरू कर दिया। तो इस तरह से राहु के कारक तत्व समझ आते हैं और ऐसे स्पेस पे प्रेडिक्शंस करते हैं। बिल्कुल, राहु इन 8th हाउस। हाँ, अब ये सबसे डेंजरस है। राहु इन 8th हाउस इज वेरी वेरी डेंजरस। अब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि 8वां घर ना हिडन घर है, सीक्रेट घर है। ओके, मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु का हाउस है, सीक्रेट्स है, आपके डीपेस्ट डार्क सीक्रेट्स, डिजायर्स, जो किसी के सामने, हाँ, जो आप एस्ट्रोलॉजर को भी नहीं बताते, अपने क्लोज वन को भी नहीं बताते, आपका सीक्रेट। देखिए ना, 3-4 रूप होते हैं। एक आप सोसाइटी के सामने कैसे हो, हैं, एक अपनी कंपनी के सामने कैसे हो, एक वाइफ के सामने कैसे हो, एक हाँ, एक वो सीक्रेट जो आपको पता है, जो आप किसी से बता नहीं सकते, अनकंफर्टेबल हो, एक डीपेस्ट डिजायर सीक्रेट, चाहे वो अच्छा हो गंदा हो, वो फैंटेसी कोई भी हो सकती है ना, वो गंदी से गंदी हो सकती है, अच्छे से अच्छी हो सकती है। वहां पर राहु का बैठना ना बहुत ज्यादा परेशान कर देता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अक्सर ऐसे लोग ही बोलते हैं कि मतलब ना मेरे साथ ना ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को किसी ने नज़र लगा दी है, मैं काम कुछ करता हूँ तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि मैं वहाँ गया था तो उसने मेरे बारे में पूछ लिया, इसीलिए मेरा काम नहीं हुआ। इनको ही ऐसा फील होता है और अक्सर इनके साथ होता भी है ना, क्योंकि इनको नज़र भी जल्दी लग जाती है। और ये मंगल का हाउस है एक तरह से, क्योंकि
पुरुष की कुंडली में मंगल का हाउस है और शनि का हेडक्वार्टर है, तो ये चीज़ें और डिले कराते हैं लाइफ में कि भाई चीज़ें डिले हो रही हैं, एंगर इश्यूज भी देता है, सीक्रेट्स भी होंगे, इनके वो सीक्रेट होंगे जो कोई नहीं बताएगा। और इसीलिए इन्हीं लोगों को वो मूवीज़ भी बड़ी अच्छी लगती हैं, काश मैं भी स्पाई एजेंट होता धुरंधर की तरह, इनको ये मूवीज़ भी अच्छी लगती हैं। आप किसी से पूछेंगे कि हाँ मैं स्पाई रिलेटेड मूवीज़ बहुत देखता हूँ, जासूसी मूवीज़ बहुत देखता हूँ, क्योंकि इनको जासूस बनना भी था, हिडन, मतलब कोई भी काम करना था चुप कैसे करना था कि मेरे बारे में कोई ना जाने मैं कौन हूँ। हाँ, इनको रिसर्च करना बहुत पसंद होता है, लोगों के बारे में जानना बहुत पसंद होता है कि इसके मन में क्या चल रहा होगा। लेट्स से मैं और आप बात कर रहे हैं तो मुझे ये मन में होगा, अगर मेरा राहु इन 8th हाउस होगा, अनमोल मेरे बारे में भी क्या सोच रहा होगा। एंड दिस इज द रीजन दैट्स व्हाई दे आर वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर्स। ओके, हाँ, दे आर वेरी गुड हीलर्स, दे आर वेरी गुड टैरो रीडर्स, है ना, अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं। इंट्यूशन बड़ी शार्प होती है वो, क्योंकि इंट्यूशन शार्प थी तभी तो राहु को पता लगा था कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है, अमृत निकाल लेंगे ये लोग, है ना। रिबेल कर दिया, बाद में कर दिया, लेकिन उसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग थी। तो राहु इन 8th हाउस इज शार्प इंट्यूशन, मतलब वो दिख जाएगा जो दुनिया को नहीं दिखता है, लेकिन डीपेस्ट सीक्रेट के बारे में। तो इनको ना खगोलना बहुत पसंद है, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, तो कनेक्ट है ना। एस्ट्रोलॉजी क्या है, हम भी तो जान रहे हैं ना कि मैं देख के कुंडली पता लगाऊंगा कि तुम्हारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं कि नहीं है, तुम्हारी लाइफ में कितने पार्टनर हैं, ये जॉब कितनी लगी, तो ये सीक्रेट ही तो जानना है। तो इनके अंदर ये जिज्ञासा होती है, उनको हार्ड वर्क लगता नहीं है ये पढ़ना, इनको लगता है वाओ ये तो मेरा पैशन है कि मैं तो साइकोलॉजी जानना, ये लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, इसके बारे में जान गया, समथिंग लाइक दैट। तो ये इनके अंदर सीक्रेट है, तो ये जानना इनके लिए बहुत अच्छा है। दे आर वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर्स, ये अच्छे बनते हैं एस्ट्रोलॉजर जब बन जाते हैं। इनके लिए उपाय सर, इनके लिए उपाय यही है, सबसे पहले तो अगर ऐसा डिज़ायर है मन में, तो अगर आप कोई भी काम करते हैं, लेट्स से कि मैं कॉर्पोरेट जॉब में हूँ, मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हूँ, किसी बिजनेस में हूँ, तो अगर ये इन रुझान है तो इस रुझान की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाइए, इसको स्किल मान लीजिए। अगर आपको मन कर रहा है साइकोलॉजी पढ़ने का तो पढ़ लीजिए, टैरो रीडिंग का मन कर रहा है तो सेशन ले लीजिए, ये आपको हेल्प करेगा, रैदर देन आप शक्की हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, है ना। बाल की खाल उधेड़ने वाले लोगों में से होते हैं, मतलब पूछते चले जाएंगे, हाँ, बहुत ज्यादा बाल की खाल उधेड़ते रहेंगे कि ये क्यों है क्यों है, अरे इससे अच्छा कुछ स्किल कर लो। मतलब आप लोगों से पूछ रहे हो, इससे अच्छा खुद के अंदर नॉलेज ले लो। राहु क्या करे, तृप्त हो जाओ ना भाई। मैं कहूंगा तुम कौन हो, मैं किसी से इंटरोगेशन लूँ, जैसे पुलिस वाला है, अगर मेरे अंदर ही अंतर्यामी बन जाऊं कि हाँ मुझे सब पता है, तो फिर मेरे अंदर राहु के कारक तो खत्म हो जाएंगे। मैं लोगों को पूछ रहा हूँ तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम जानने के बारे में। इससे अच्छा कि मेरे अंदर वो एनर्जी आ गई है, वो ताकत आ गई है, वो रिसोर्स आ चुका है कि मैं लोगों के बारे में जान पाता हूँ। तो स्किल को ऑब्जॉर्व कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली राहु बैलेंस होना शुरू हो जाता है। ओके, तो ये बहुत स्ट्रांग पोजीशन है, स्ट्रांग भी है, डेंजरस भी है, अच्छी भी है, बुरी भी है, और अच्छे एस्ट्रोलॉजर इसको डीकोड नहीं कर पाते। 8th हाउस के राहु को समझना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो बात आप एस्ट्रोलॉजर को भी नहीं बताते हो, आपने डीपेस्ट डिजायर। एक क्वेश्चन आ रहा है माइंड में इस बात को लेके, हाँ। किसी फीमेल और मेल का 8th हाउस में राहु है और दोनों पार्टनर्स का सेम जगह है, तो ये गड़बड़ देगा? बिल्कुल गड़बड़ देगा, पर लेकिन ये पकड़े कभी नहीं जाएंगे। ये अपने अपने सीक्रेट्स इनके दिमाग में होंगे, ये कुछ भी हो सकता है, पर ये कभी रिवील नहीं हो पाएंगे। इनके सीक्रेट्स को होल्ड करना इनको आता है। सीक्रेट एजेंट्स भी यही बनते हैं, बहुत आसानी से बनते हैं। प्यार होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई ना कोई सीक्रेट्स होते हैं इनके पास जो कभी रिवील नहीं करेंगे। वो रिवील हमेशा, इसका मतलब नहीं सीक्रेट्स को एक तरीके से फैंटेसीज कह रहे हैं। सीक्रेट का इन द सेंस है कि कुछ भी कोई भी डीपेस्ट सीक्रेट हो, या कुछ गलत काम किया हो, कुछ किया हो, यस, मन में फैंटेसी भी हो सकती है, वो किसी को बताना नहीं है, बस मैंने किया है, अपने पास रखा है, और वो बताने लायक भी नहीं है, ऐसी चीज वो नहीं बताते। तो इसीलिए इनको एजेंट बनना अक्सर क्या है, इनका इंक्लिनेशन होता है। क्यों बनेगा रॉ एजेंट, क्यों बनेगा एजेंट कि भाई दुनिया को पता नहीं चलेगा, मेडल भी नहीं मिलेगा, क्यों बनेगा भाई, मुझे अच्छा लगता है, मैं चोरी छुपे रहकर काम करना मुझे अच्छा लगता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। भाई लोग वहां मर जाते हैं, पता नहीं चलता ना, गवर्नमेंट तो क्लेम भी नहीं करती, लेकिन इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, ये फैंटेसाइज करते हैं इसी काम को कि मैं वहां जाऊंगा, चाहे भिखारी बन जाऊंगा, लेकिन मैं करूंगा, मुझे अच्छा लगता है सीक्रेटिव रहना। तो ये फैंटेसी होती है, अक्सर अच्छे एजेंट्स की कुंडली में ऐसा होता है। ओके, तो ये है राहु इन 9th हाउस, नॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट, बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानूंगा इसको मैं, क्योंकि ये भाग्य का घर है। मैं सॉरी कहूंगा, 3-6 आया था, हमें लगा कंटिन्यू 9 आएगा। नहीं, एस्ट्रोलॉजी इतनी आसान नहीं है, नॉट लाइक न्यूमरोलॉजी। सो राहु इन 9th हाउस, जैसे मैंने पहले बोला कि एस्ट्रोलॉजर के पास लोग क्यों आते हैं, दो ही चीजों के लिए, भाग्य बताने के लिए और पैसों के लिए। तो जैसे 2nd हाउस मैंने बोला पैसों का था, तो 9th हाउस आपके भाग्य का है कि मेरा क्या होगा, डेस्टिनी, फ्यूचर। तो भाग्य के हाउस में राहु बैठ गए, भाग्य कारक बन जाते हैं, ठीक है। और यही हाउस आपको रिप्रेजेंट करता है आपके फादर को, आपके गुरु को। तो कहीं ना कहीं जब भी आपका जन्म हुआ है ना, तो वो जो भी लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, या तो उनके फादर को रिलेटेड उनको दिक्कत हुई है, उनके फादर की हेल्थ इश्यूज होते रहते हैं, उनके फादर की जॉब गई होगी या गैप आया होगा, फादर का कुछ अच्छा नहीं चलेगा,
जिनकी हाउस में मतलब राहु बैठा है 9th हाउस में। ओके। हाँ, उनको फादर से कहीं ना कहीं एक गैप भी होगा, बनती भी नहीं होगी फादर से, है ना, नहीं बनेगी। जैसे यहाँ पे बीवी का कारक था या पार्टनर का, तो यहाँ पे बच्चे से कारक है। नहीं, बच्चे से नहीं, पिता से कारक। पिता से। तो पिता से नहीं बनेगी, गुरुओं से नहीं बनेगी, अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच होगी, या तो बहुत ज्यादा अपने धर्म को लेकर, धर्म का भी कारक है ये 9th हाउस, कि आपका धर्म क्या है ना, धर्म, कर्म होता है, धर्म होता है, तो धर्म क्या है, तो या तो बहुत ज्यादा वो करोगे, मतलब रिजिड हो जाओगे अपने कि मैं तो ये जानता हूँ और ये है मेरा धर्म ये है, या फिर आप अनऑर्थोडॉक्स हो जाओगे कि मैं नहीं मानता, या फिर अपना ही धर्म बनाने में लग जाओगे कि मैं ये नहीं मानता, मैं इसके और इसके बीच में मानता हूँ। हाँ, मैं क्रिश्चियनिटी में थोड़ा सा बिलीव करता हूँ, थोड़ा मुस्लिम कम्युनिटी में बिलीव करता हूँ, या कुछ लोग ये बाबा वाली कैटेगरी आती है ना, जो अलग ही मान जाती है ना, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता इससे कुछ भी, तो इस तरह की कम्युनिटीज आ जाती हैं कि भाई मैं इस कम्युनिटी में बिलीव करता हूँ, मैं नहीं मानता भगवान को, मैं सुपर नेचुरल पावर को मानता हूँ, तो इस तरीका का भी अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच आ जाता है इनके अंदर। नॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट, करियर के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। रीजन बता रहा हूँ क्यों अच्छा नहीं है। जब राहु 9th हाउस में होता है तो केतु किस हाउस में होगा, 3rd हाउस में होगा। हार्ड वर्क वाले को क्या लगेगा, केतु का मतलब क्या है, पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, तो वो हार्ड वर्क करेगा, इतना इतना ही बहुत है, समझ रहे हो, तो हार्ड वर्क में हार्ड वर्क नहीं करेगा वो, तो कहेगा इतना ही बहुत है। इसलिए कहते हैं राहु केतु को एक्सेस को समझना बहुत जरूरी है। तो धर्म से भी मन नहीं लगेगा, पिताजी से भी नहीं बनेगी, और उधर काम में भी मन नहीं लगेगा। ओके। हाँ, और क्या है कि जो जिस तरह से फादर बोलते हैं, तो ये गुरु है, गुरु आपके बॉसेस भी, तो इनका काम में भी जॉब भी बहुत फ्रीक्वेंट चेंज करेंगे कि मतलब मेरा मन नहीं लग रहा है, मतलब मैं जॉब चेंज कर देता हूँ, है ना, बिजनेस कर लिया, यहाँ भी कुछ नहीं हुआ, सेटलमेंट है ही नहीं दिमाग नहीं में। इसका। हाँ, अच्छा जॉब कर ली थी, चलो बिजनेस कर लिया, वो भी नहीं चला क्योंकि मन नहीं कर रहा है, दिल से कनेक्ट नहीं हो रहा है। कनेक्ट नहीं करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्या उपाय करने से कनेक्ट करना स्टार्ट कर सके, या उसकी पावर्स को एटलीस्ट आकर्षित कर सकें कि भाई थोड़ा हेल्प करें। तो बिल्कुल है, जनरल रेमेडीज से अच्छा इसलिए कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज को आपको अपने प्लैनेट्स के हिसाब से देखना चाहिए कि क्या है। जैसे मैंने बोला कि फादर का हाउस है, फादर के साथ सही नहीं है, धर्म से कनेक्टेड है, तो धर्म से कनेक्टेड क्या करना चाहिए, अपने फादर के साथ गंगा स्नान करना चाहिए। आप चले जाइए हरिद्वार, इससे क्या होगा, जब आप धर्म का हाउस है, ये कर्म का हाउस है ना, धर्म जब धार्मिक यात्राएं करते हैं उनसे भी कनेक्टेड है, तो आप धार्मिक यात्राएं करते हैं, प्लस जब आप पिताजी के साथ जाते हैं, जब गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, तो ये इसके बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। जैसे सीसॉ को याद कीजिए, हमारा काम क्या था, याद है जब हम सीसॉ करते थे, बीच में रहना, तो हम एक बीच में ये भी करते थे, चल भाई बराबर आके देखते हैं। तो ये काम है एस्ट्रोलॉजर का, ये हमारा काम है कि चल भाई राहु ऊपर है नीचे है, कोई तो ऊपर जाएगा कोई नीचे जाएगा, लेकिन एक समय आता है जब हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ये काम है एस्ट्रोलॉजर का। तो हम ये इस रेमेडीज के थ्रू बैलेंस करते हैं। ओके। वो अपना रंग दिखाएगा, राहु अपना रंग दिखाएगा, कारक तत्व काम करेंगे, लेकिन हमारा काम है कि रेमेडीज देखिए ये चीजें होने लगेंगी कि भाई बैलेंस कर रहा है काम। बिल्कुल सर। अगला आता है राहु 10 में दुनिया बस में, ये कितनी सच्चाई है इसमें, ये बिल्कुल सही है, राहु 10 में दुनिया बस में, लेकिन आगे एक और लाइन जोड़ूंगा, घर नहीं है बस में। ओके। तो कोई बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने मिथ फैलाया राहु 10 में दुनिया बस में, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। राहु 10th हाउस का मतलब क्या है, पहले तो 10th हाउस का मतलब आपका कर्म। ओके। आपका कर्म का मतलब है कि कर्म कुछ भी हो, कर्म का सिर्फ जॉब नहीं होता, कर्म का मतलब कि आप किस तरह का काम करते हैं, किस तरह का बिहेवियर करते हैं, कर्म ही तो है, मेरा कर्म किस तरह का है। तो कर्म का मतलब है राहु का आ जाना, इसका मतलब ऑब्सेसिव हो जाते हो आप। Okay. आप इतने ऑब्सेसिव हो जाते हो अपने काम को लेके, इतने ऑब्सेसिव हो जाते हो कि मतलब समझ लीजिए कि आपको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, कोई मतलब नहीं है वाइफ से, कोई मतलब नहीं है बच्चों से, मतलब फुली वर्कहॉलिक। हाँ, ऐसे ऐसे लोग आपने कंपनीज में देखे होंगे कि जो कह रहे हैं कि जिनको ये नहीं पता कि उनके बच्चे कौन सी क्लास में है, कब एग्जाम होने हैं, इनको कोई मतलब नहीं। वो इतने गुलाम बन चुके हैं कि भाई मुझे तो काम करना है और मुझे काम को करके मुझे रिस्पेक्ट पानी है और मुझे प्रूफ करना है। उनको मतलब जैसे वो होता है ना कि मुझे तो पैसा नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए कि मतलब मेरा नाम हो, लोग बोले वाह वाह जी इसने कितना बढ़िया काम किया, इसके भूखे हैं वो, बस एप्रिसिएशन मिले। वो अपनी पूरी जिंदगी खराब कर देते हैं कि, और इस चक्कर में पॉजिटिव क्या है कि राहु इन 10th हाउस आपको इतना काम करवा देता है कि आप बहुत ऊपर तो चले जाओगे, लेकिन जब क्यों खराब हो जाता है कि सीधा दृष्टि कहाँ पड़ती है, चौथे घर में। चौथा घर क्या, अपना घर है, तो आपको घर से कोई मतलब नहीं है, आपका घर कहीं जाए तो क्या कहला, राहु 10 में दुनिया बस में पर घर नहीं है बस में, है ना। तो मतलब इन लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए फिर तो, मेरे ख्याल नहीं करनी। देखिए अब आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, हाँ मेरे को किसी के बारे में नहीं बोलना, मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। जब भी हम आज से पहले कुंडली एनालिसिस करते थे तो हम गुण मिलान कर लेते थे, 32 गुण मिलते, यही चीज़ें हैं। ये गुण मिलान करना सिर्फ क्या है, एक प्राइमरी पैरामीटर है कि भाई आप पास हो कि नहीं हो शादी के लिए, Correct. हो सकती कि नहीं होती। यही बात है जब हम कुंडली में देखते हैं, लड़का और लड़की की कुंडली में, तो हम देखते हैं कि भाई ये तुम्हें, अगर आप एक लड़की ऐसे कह रही है मुझे तो हबी डबी टाइप का हस्बैंड चाहिए, जो हर समय और उसके राहु 10th हाउस में, क्या शादी टिकेगी? नहीं टिकेगी। तो ये एस्ट्रोलॉजर का काम है आगे जाकर एक एक भाव को चेक कर रहा, ठीक है, गुण नहीं। पहले जमाने में गुण देख लिए, आज इसके ऐसा हो सकता है कि शादी कर रहे हैं, गुण मिल रहे हैं 32 में से 25 गुण मिल गए, वो आज ही शादी कर लो, बाद में कलेश,
तो एक एक गुण मिलाना कि भाई क्या चाहिए आपको। कोई हो सकता है किसी की वाइफ कहते हो हाँ पैसे कमाओ मुझे मतलब नहीं है, घर मत आओ, पैसे दे दिया करो, तो उसके लिए बहुत अच्छी कुंडली है। तो ये गुण मिलाना इतने डीप में, तब जाकर आप मिलाते हैं, तब जाकर रिलेशनशिप बनते हैं। मतलब जैसे इन्हें अवॉइड करना चाहिए रिलेशंस। हाँ, तो अगर सेम कैलिबर वाले हैं, सेम वाला है कि भाई काम करो मेहनत करो दुनिया जीत लेंगे, तो करिए। माइंडसेट सेम है, एक साथ काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही फील्ड में काम कर रहे हो, है ना, तो बहुत अच्छी है। फिर तो दुनिया मुट्ठी में कर लोगे, दुनिया बस में कर लोगे, जो बोला है 10th हाउस। तो अदरवाइज तो दिक्कत है। अभी तक 3 अच्छे निकले हैं सर राहु के, 3, 6 और 10। इन 10 में, हाँ 10 भी अच्छा है क्योंकि हाँ इन तीनों में से सबसे बेटर कौन सा है? देखिए इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बोलूँ, अभी और भी है एक और, हाँ तो फिर राहु इन 11th हाउस। हाँ, तो राहु इन 11th हाउस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट, ये भी अच्छी प्लेसमेंट पहले होगा मुझे लग रहा है। तो ये अब कुंडली में जब हम घर की बात करते हैं तो 11 जैसे हमने बोला 2nd हाउस पैसे का है, ये तो आपको भी अब याद हो गया होगा। हमारा किसका है, जो हमारा 10th हाउस किसका है, जो हार्डवर्क नहीं जो मतलब कर्म का है ना। हमारा 9th हाउस किसका है, भाग्य का है। 11th हाउस हमारी प्रॉफिटेबिलिटी का है, कितनी डिजायर्स जो है उसको हमारे को कितनी मिल रही हैं, है ना, है ना, हमारे को कितने रिजल्ट मिल रहे हैं। बहुत सिंपल है, एक सीढ़ी चल रही है। 10th हाउस क्या, कर्म का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसमें राहु जाके बैठ गया, अब वो एम्पलीफाई करेगा। तो अब सोचो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दबा के मिलेगा, ऐसा मिलेगा। ये इस तरह के लोग होते हैं बहुत जुगाड़ू, हार्ड वर्क चाहे थोड़ा करेंगे लेकिन इनको ना गेम प्लान बनाना आता है। दे आर प्रोसेस ओरिएंटेड। मतलब यहाँ से पेन उठा के यहाँ रख दिया, हो गया। इनको प्रोसेस बनाना आता है। लेट्स एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई एस्ट्रोलॉजी में आता है, थोड़ा सीखता है ना, तो समझता है कि भाई ये तो बहुत मतलब इसमें स्किल है, पैसे भी मिलेंगे। लेकिन उसको थोड़ी देर में समझ आया, थोड़ा पढ़ लिया, उससे पता लगा उसका बेनिफिट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है ना, कि कमाई होती है। लेकिन उसको बाद में समझ आया कि मैं तो उसको बहुत बड़ा बना सकता हूँ, है ना, मैं कोई ऐप बना सकता हूँ, है ना, मैं उसमें 400 एस्ट्रोलॉजर्स को रख लेता हूँ, है। तो ये वाला दिमाग उसके अंदर होता है। वो नॉलेज इतना रखेगा लेकिन उसको बड़ा बनाने में, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस, ये सब चीज़ों में वो इसको इतना मैसिव बड़ा बना सकता है। और उसके पास सक्सेस के रेट बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि शनि कारक है। एक तो हार्डवर्क प्लस राहु। शनि क्या है, शनि क्या बोलता है, शनि कहता है प्रोसेस, शनि कहता है धैर्य और पेशेंस, और उसके साथ क्या है आपका राहु। अब राहु क्या बना देता है आपको कि भैया मैसिव करने में, तो ये बहुत चीज़ों को बड़ा बनाने में बहुत बिलीव करता है, चीज़ों को बड़ा कर देगा, अचानक बड़ा कर देगा। तो ये वाली थिंकिंग है इनके अंदर, ये चीज़ें छोटी नहीं देखते। अचानक बड़ा कर रहा है तो गिराता भी है या नहीं? बहुत कम चांसेस है, अनटिल अनलेस अपना शनि ना खराब करने हो। कि काल पुरुष की कुंडली में शनि का हाउस है, 10वां और 11वां शनि का हाउस है। कुंभ और मकर, और कुंभ की 10th हाउस मकर को रिप्रेजेंट करता है, शनि का है। 11वां भी कुंभ का है, तो शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं क्या है ना, इनको अगर आपको शनि को आगे रखना है, शनि को आगे रखने का मतलब क्या है, कर्म को आगे रखना है, तो बैलेंस होगा। अगर इन्होंने कर्म को कम रखा, लेट्स से कि भाई मैं 10% ही काम कर लेता हूँ, मेरा राहु काम कर जाएगा, तो फिर फेल हो जाएगा, तो ईगो आ जाएगा, है ना, उसका डिसएडवांटेज करना है। हाँ, तो जैसे मैंने बोला 50-60% ही एफर्ट लगाते हैं। भाई मेरे को एक प्रोसेस समझ आ गया, मैं क्यों करूँ, मैं दुनिया पे लगा देता हूँ बैठाने, है ना, कि भाई मैं क्यों करूँ, हाँ, है ना। तो भाई मतलब ये प्रोसेस बड़ा बन सकता है, लेकिन आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, तो ऐसे लोग बहुत बड़ा बन जाते हैं, बहुत बड़ा। इनके लिए उपाय सर कोई? इनके लिए उपाय की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऑनेस्टली बताऊं, ये बहुत अच्छा। इनको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है कि अपना शनि ना खराब करें, अपना देखें कि आप व्यवहार कैसे करें, क्योंकि सिर्फ इनको एक ही चीज़ डुबो देगी, शनि। कि शनि को अगर पता लग गया कि आप नीचे वाले लोगों की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, हार्ड वर्क कम कर रहे हैं, है ना, तब आपका खराब हो जाए। अगर राहु इन द 11th हाउस है और उस तरह से गेंस नहीं मिल पा रहे हैं, तो शनि का उपाय करिए, चेक करिए प्राइमरली कि डिस्क्लेमर के साथ कि भाई मैं कैसे बिहेव करता हूँ अपने नीचे वाले लोगों से, लेस प्रिविलेज वालों से, अच्छे से बात करो तो सुधार लो, तो आपका रिजल्ट गलत हो ही नहीं सकता। मैं आपको बता दूँ, राहु इन 11th हाउस इज़ वेरी गुड पोजीशन, वेरी गुड प्लेसमेंट, बहुत अच्छी है। और अगर है चल रहा है तो किसी भी मंदिर में जाकर, जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, जैसा लग रहा है कि मंदिर का निर्माण होने वाला है, तो वहाँ कुछ कंट्रीब्यूशन कर दीजिए इन टर्म्स ऑफ मनी, कि भाई थोड़ा सा मैं ईंटों का दान कर रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा मैं ये सीमेंट के पैकेट दान कर रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छा उपाय है, तो आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अदरवाइज तो वो पैरामीटर ही है शनि को सही रखने का, जो आप बिहेव कैसे कर रहे हैं लेस प्रिविलेज लोगों से, ये तो एक पासिंग मार्क्स है, ये नहीं करोगे तो शनि खराब हो जाएगा। ओके, राहु इन 12th हाउस? राहु इन 12th हाउस नॉट अ गुड प्लेसमेंट। पहले तो 12th हाउस है क्या, पहले समझिए 12th हाउस क्या है। 12th हाउस आपके खर्चे हैं, ठीक है। 12th हाउस आपके मोक्ष को बताता है, एक्सपेंडिचर्स को बताता है, आपके बेडरूम को बताता है। राहु यहाँ पर आकर ना आपको अनसेटल्ड कर देगा। जितने भी लोग राहु इन 12th हाउस में है ना, इसका मतलब है कि वो इंडिया रहकर या अपने जन्म वाले प्लेस में बहुत अच्छा नहीं करते। अगर इनको कुछ अच्छा करना है तो कहाँ जाएं, फॉरेन लैंड में चले जाए। लोग तरसते हैं पंजाब के लोग कि काश मेरा राहु इन 12th हाउस हो। अच्छा। जिनका भी राहु इन 12th हाउस है उनकी 99% चांसेस हैं या तो वो फॉरेन में होंगे या फॉरेन की इनकम से कैसा कमा रहे होंगे।
इट कुड बी एनीथिंग। देखिए फॉरेन से इनकम का मतलब अगर आप भी यूट्यूब से पैसे आ रहे हैं तो फॉरेन की इनकम आ रही है, जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। मल्टीनेशनल कंपनी में कमा रहे हैं तो पैसा दूसरी कंपनी ही दे रही है, फॉरेन से पैसा दे रही है। तो ये हाउस फॉरेन का है। अगर आपने अच्छा नहीं चल रहा है तो कोशिश कर लीजिए अपने घर से 300-400 किलोमीटर दूर चले जाइए। क्यों? क्योंकि जब हमारी ज्योतिष बनी तो उसको ही विदेश बोला जाता था। अब हम विदेश बोलते हैं आउट ऑफ द कंट्री, लेकिन उस टाइम जहाँ लैंग्वेज चेंज हो गई, जहाँ भाषा चेंज हो गई, जहाँ कल्चर चेंज हो गया, उसको विदेश बोला जाता था। तब कोई बाउंड्रीज थोड़ी ना थी इस तरह की। तो जहाँ आपको 300-400 किलोमीटर आप दूर जाते हैं तो आपका राहु ही अच्छा फल देना शुरू कर देगा। अदरवाइज आपके घर के आसपास आपको बिल्कुल फल नहीं देगा। और अक्सर ऐसे लोग क्या है ना, इनको ना फालतू के खर्चे बहुत करना पसंद है, अननेसेसरी गैजेट्स में। एक आईपैड पड़ा है, चलो दूसरा ले लेता हूँ, तीसरा भी ले लेता हूँ। एक आईफोन की घड़ी तो पड़ी है लेकिन दूसरी भी ले लेता हूँ। पैसा आता है। हाँ, पैसा आता है, खर्च बहुत करेंगे। एक्सपेंडिचर का भाव है ना, खर्च उड़ा देंगे। लाख रुपए लाख ही उड़ा हाँ, उड़ाने का। लाख का 1-20 उड़ा दिया नहीं, लाख का 1-20 तो नहीं उड़ाते, वो डिपेंड करता है राहु कितना खराब है। इन्फ्लुएंस वो डिपेंड करता है ना कि आपके कर्मों से भी पता लगता है कितना खराब है। लेकिन यूजुअली हैबिट ये होगी कि इनको लगेगा यार खर्च करो, खर्च कर दो। अब इनका उपाय क्या है? हाँ, राहु इन द 12th हाउस का उपाय ये है कि जितने भी चीज़ आपके पास पड़ी हैं, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर आपने करे हैं, जो यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उनको बेच दो। पहले तो उस बेचे हुए पैसे से जो पैसे मिलेंगे उससे कोई ना कोई सेवा कर दीजिए। अच्छा। हाँ, उससे कुछ डोनेट कर दीजिए, क्योंकि ये सेवा का भाव भी है यहाँ पे। मतलब आपको मोक्ष प्रदान करना है ना, तो आप कुछ देना भी शुरू कर दीजिए, डोनेट करना शुरू कर दीजिए, तो आपका राहु इन 12th हाउस अच्छा होना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा होगा, खर्चे थोड़े कम होंगे, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। सर जैसे अभी आपने जो प्लेसमेंट्स बताए, इसमें सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि विनर कौन सा हाउस है जहाँ पे राहु बैठा होगा, क्योंकि आपने बताया 3rd, 6th, 10th और 11th, इनमें सबसे शुभ कहाँ पे माना जाएगा? देखो मैं सबसे पर्सनली मानता हूँ राहु इन 3rd हाउस, क्योंकि देखिए कुछ भी कह लो, कर्म तो कर्म ही है ना। कि कहीं ना कहीं क्या है कि आपको कह रहा है कि आप काम करो। मैं नहीं मानता भाग्य को। जैसे मैंने स्टोरी सुनाई आपको, वो कर्म पे बिलीव कर रहा है, तो कर्म का अगर कर्म पे कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है? भाग्य का तो कुछ पता ही नहीं ना, भाग्य के आपके कंट्रोल में है क्या, बनेगा कि नहीं बनेगा? हम एस्ट्रोलर्स भी भाग्य के बारे में ना थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं, उस दर्द को कम कर सकते हैं, भाग्य बदल नहीं सकते। सही बात है ना। हम ये बता सकते हैं ये डायरेक्शन अच्छी है आपके लिए, तब कुछ हद तक चीजें आ सकती हैं। अदरवाइज वो तो भाग्य है, लेकिन वो भाग्य ऐसा मिल गया कि आप कह रहे हो मैं तो विल पावर है, अब विल पावर तो कुछ भी करा सकती है। बिल्कुल। तो वो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। नेगेटिव प्लेसमेंट उसके साथ कुछ भी नहीं है, कोई कारकता तो खराब नहीं है, तो पत्थर में भी छेद बना देती है। तो वो है। तो मेरे लिए बेस्ट 1 है, नंबर 1। नंबर 2 इज फॉर राहु इन 11th हाउस, ओके, एंड 3rd इज द राहु इन 10th हाउस। 6th को मैं लास्ट मानता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिशियंस के लिए अच्छी है, क्योंकि उनके सिर्फ ये बिलीव है कि हमें जीतना है ना, हमें शत्रुओं को खत्म करना है। एक आम इंसान को तो भैया अपनी जिंदगी जीनी है ना। तो जैसे भी हमने इतने सारी चीज डिस्कस करी, लेकिन अगर मैं इसमें राहु के साथ एक प्लेनेट को मैं ले आऊँ, मतलब एक देवता को ले आऊँ, सूर्य देव को ले आऊँ, राहु के साथ सूर्य देव बैठे हैं तो क्या इम्पैक्ट आएगा? किसी भी हाउस में बैठे हुए हैं और व्यूअर देख भी रहे हैं, उन्होंने अभी तक हाउसेस तो समझ लिए, लेकिन अब सूर्य देव की भी एनर्जी उसमें आ रही है, तो कितना इम्पैक्ट दे सकती है, किस किस लेवल पे इम्पैक्ट दे सकती है? तो जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके राहु बैठा होगा अकेले, ठीक है, ये तो उन लोगों के लिए हो गया। अब मान लीजिए कोई प्लैनेट साथ में बैठ जाता है तो अपना फ्लेवर लेकर आ जाता है। अब फ्लेवर लेकर आता है, समझना बहुत सिंपल है। ये मत सोचिए कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजर को समझ आएगा, मैं इतना सिंप्लीफाई कर दूंगा कि आपको समझ आ जाएगा कि अगर कोई प्लैनेट बैठा है और राहु उसके साथ बैठा है तो राहु उसकी एनर्जी को बढ़ाएगा, बस इतना समझिए, फिर मैं समझाऊंगा। समझ लीजिए कोई प्लैनेट बैठा है और उसकी कोई एनर्जी है, मैं सामने पास आ जाऊंगा तो मैं तुम्हारी एनर्जी को एम्पलीफाई कर दूंगा, बस। अब मैं आगे की बात पे आऊंगा और आप अपने आप समझने लग जाओगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ तिगड़म नहीं है राहु की, कुछ तिगड़म नहीं है। मैं उस एनर्जी को बढ़ाऊंगा, वो आपको फायदा भी दे सकती है, हाँ, वो फायदा दे सकती है, नुकसान भी कर सकती है। ठीक है, अब हम एक एक करके बात करेंगे, तो आपको आराम से रट्टा नहीं मारना है, वो समझ आ जाएगा, बस बढ़ाएगा, हाँ, उस एनर्जी को बढ़ा देगा। अब उस एनर्जी को बढ़ाने से नुकसान फायदा क्या होगा वो हम बात करते हैं। ठीक है, सूर्य अगर बैठे हैं तो सूर्य राहु के साथ बैठ जाते हैं ना, तो पहले तो ये प्लेसमेंट, ये ग्रहण लगाने वाली प्लेसमेंट है ना। सर राहु में दम है जो सूर्य में ग्रहण लगा देता है, चंद्रमा में ग्रहण लगा देता है। ये प्लेसमेंट ऐसी प्लेसमेंट है कि समझ लीजिए सूर्य क्या है, मान सम्मान। जब हम बात करते थे, ऋषि पराशर ने जब ज्योतिष के बारे में लिखा तो तब सतयुग था, तब अब सूर्य आपका बलवान होना चाहिए था, है ना। सूर्य बलवान रहता था तो मतलब आपके अंदर एक रिस्पेक्ट होती थी, मान सम्मान होता था, आप लोगों की रिस्पेक्ट करते थे और आपके अंदर एक ऐसा होता था कि हम कैसे झुक जाएं, हम ऐसे गलत नहीं कर सकते। लेकिन ये कलयुग है, और कलयुग का राजा कौन है? राहु है। यहाँ मैनिपुलेशन है, यहाँ आप झुक के नहीं काम करो, यहाँ तो राजा को भी झुकना पड़ता है या नेता को झुकना पड़ता है। यहाँ पर क्या होगा, रिस्पेक्ट और प्राइड और ना डिसरिस्पेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं समझ आएगा आपको। यहाँ आपके अंदर इतना ईगो आ जाएगा कि मैं कैसे झुकूं, मेरी रिस्पेक्ट ही तब मिलती है जब मैं दूसरों का तिरस्कार कर दूं। यहाँ
सूर्य की इंटेंसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आपका इतना अभिमान ऐसा हो जाएगा कि आप लगेगा कि जब तक मैं 4 लोगों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, इसको नीचा नहीं दिखाऊंगा, तब तक मेरा नहीं मतलब प्रकाश बढ़ेगा, मेरा रिस्पेक्ट नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे लोग अक्सर ऐसी गलती करते हैं, ये इतना डिसरिस्पेक्ट करते हैं दुनिया की, इनके तो लगता है कि दुनिया मेरी रिस्पेक्ट करे, दुनिया मेरे को जाने, दुनिया मेरे से झुके, लेकिन मैं नहीं दूंगा, और इनका नुकसान होना शुरू होता है। ये फिर ये सूर्य ये शादी खराब कर देता है। अगर वाइफ के चार्ट में लेट से हमारा इंडियन कल्चर क्या बोलता है कि भाई हमारे इंडियन कल्चर में तो यही सिखाया गया ना कि आदमी पैसा कमाता है, औरत घर में रहती है। लेट से ये औरत के चार्ट में आ जाए, फीमेल चार्ट में आ जाए, तो हमारा कल्चर क्या कह रहा है? मैं डिस्क्लेमर के साथ कह रहा हूँ, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, पर मैं हमारे कल्चर को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि भाई फीमेल के चार्ट में अगर आ जाता है और वो उसके अंदर मान सम्मान है और मान सम्मान बढ़ जाए तो वो झुकेगी नहीं, यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं एक झुकने की बात मतलब आप यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि बात रिश्ते को संभाल के नहीं कर पाएगी, वो अपनी बात को ऊपर रखने की बात है कि तुम गलत हो। सेम ये आदमी के साथ भी है। अगर आप किसी लीडरशिप पोजीशन पे हो, टॉप पोजीशन पे आ गए हो, तो हाँ तो आपको बहुत झुकना पड़ता है, एम्प्लॉइज की सुननी पड़ती है, फीडबैक लेनी पड़ती है ना। उतना नीचे ये पुराने जमाने का नहीं है कि तुम झुके नहीं तो गर्दन काट दूंगा, है ना। ये कलयुग है, यहाँ झुक कर ही आगे बढ़ा जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी में अगर 2-4 प्लैनेट नीच के ना हो ना तो काम नहीं बनता, होने जरूरी। हाँ, जितना प्लैनेट 2-4 प्लैनेट नीच के होने चाहिए तो आप झुक जाओगे। पराशर उस टाइम कुंडली एनालिसिस थी जो चलते आ रहे थे। नीच का कैसे पता चलता है कि नीच का प्लैनेट है? उसके लिए बहुत डिटेल में है, थोड़ा सा उसके लिए अलग कि मतलब वो पता लग जाता है कि अगर एरो नीचे दिया हो तो नीच का है। कोई भी राशि के साथ जब प्लैनेट बैठता है किसी राशि के साथ, वो अगर आप अभी याद नहीं कर पाएंगे लोग, तो आप समझ लीजिए कि वो प्लैनेट नीच का है। और नीच का मतलब है, समझ लीजिए सिंपल भाषा में, नीच का और उच्च का मतलब है कि प्लैनेट 25% अपनी एनर्जी खो बैठा है। और वो अच्छा होता है कलयुग के लिए। 2-3 प्लैनेट नीच के होते हैं तो आप झुके रहते हैं, दबे रहते हैं, तो आप शांत होकर चलते हैं, आप रिस्पेक्ट और मान सम्मान लेके चलते हैं, आपके अंदर वो ईगो प्राइड नहीं रहता है। तो सेम अगर सूर्य और राहु एक साथ हैं तो इन लोगों के साथ यही दिक्कत होगी कि ये कहीं सेटल नहीं हो पाते। ये कहीं सेटल नहीं हो पाएंगे, इनका ना जॉब लगेगी ना बिजनेस होगा, इनको परेशानियां चली रहेंगी लाइफ में। तो इसीलिए कहते हैं कि इनको क्या करना चाहिए, अगर आपको राहु का प्रकोप बैलेंस करना है तो देना शुरू कर दीजिए। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट देना शुरू कर दीजिए। एक मिनट, कौन है ये? फिर आ गई मैम ही है। अरे यार रुक जाओ प्लीज, मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया, मैं घर में बैठा नहीं सो गया था। आ जाओ आप 10 से 15 मिनट मैक्स। ठीक है। कहाँ थे हम? वही मैं पूछ रहा था। राहु और सूर्य मैंने खत्म कर दिया था लगभग, है ना। हाँ ठीक है। मैं और अगर आप भी चाहते हैं कि इस पर हम पार्ट 2 लेके आए, जैसे सर ने अभी बहुत छोटी सी कड़ी छू के छोड़ी है अभी कि नीच के ग्रह कौन से होते हैं, ऊंच के ग्रह कौन से होते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो पार्ट 2 कमेंट जरूर करिएगा, हम उसको भी लेके आएंगे। सर नेक्स्ट प्लेनेट की तरफ चलते हैं, चंद्रमा। अब मैंने चंद्रमा, ये बहुत ही डेंजरस प्लेसमेंट है। जैसे मैंने बोला राहु कौन है, चंद्रमा की शैडो है। और चंद्रमा क्या है? आपके मन का कारक है। ये मन बहुत खतरनाक चीज़ है। आपका मन नहीं कर रहा, आज बारिश हो रही है, आज काम पे जाने का मन नहीं कर रहा, मन क्या है? ये सब मन ही तो डिसाइड कर रहा है ना। अगर जिसका मन पे कंट्रोल नहीं है, तो अब किसी का चंद्रमा की प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं है लेट से, है ना, तो मन को और एम्पलीफाई करेगा, है ना। मन पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा वो इंसान, मतलब मन ज़्यादा स्ट्रांग हो गया अब यहाँ पर है। कर्म और मन में मन ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। सोचिए कितना एम्पलीफाई कर दे। अगर आप किसी गिल्ट में चल रहे हैं, एम्पलीफाई कर गया। किसी ग्रीफ में चल रहे हैं, कोई चला गया आपकी फैमिली से, तो वो एम्पलीफाई हो जाएगा। किसी ब्रेकअप से निकल रहे हैं तो एम्पलीफाई हो जाएगा। इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा कि अक्सर ऐसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइडल थॉट्स आ जाते हैं। तो चंद्रमा जो ऑलरेडी मन का कारक है, उसको आपने एम्पलीफाई कर दिया राहु ने, तो बहुत डेंजरस प्लेसमेंट है, नॉट अ ग्रेट प्लेसमेंट। ग्रहण लगा देता है वो चंद्रमा पे, तो बहुत मतलब अक्सर मैंने ऐसे लोगों को देखा, कुंडली देखते पता लग जाता है कि भाई आप तो सोचते बहुत हो, ओवर थिंकर, एक्सट्रीम ओवर थिंकर। इनके लिए कोई उपाय दे सकते हैं जिससे ये कंट्रोल में कर सकेगा किसी के साथ हो रहा है? देखिए इनका क्या है ना, अपने चंद्रमा को बैलेंस करना पड़ेगा। पहले तो माता के साथ, जैसे मैंने बोला कि अपने माता के साथ व्यवहार अच्छा रखेंगे, तो चंद्रमा माँ का कारक है, ठीक है। जितना हो सकता है पानी का इंटेक करें, ठीक है। दूसरा चीज, इन लोगों को ना अपना दुखड़ा रोने का बहुत मन करता है, कंधा ढूंढते हैं। हाँ, कंधा ढूंढे कि मेरे साथ बहुत बुरा, हर वक्त मतलब वो विक्टिम मेंटेलिटी। जैसे ही उल्टा करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंधा बनेंगे, वेरी गुड, तो आपको समझ आने लगा कि आप राहु केतु के बैलेंस को समझ रहे हो, है ना। बैलेंस करना, सी सॉ बैलेंस याद रखना, है ना। तो मुझे अब कंधा देना है, आई एम द हीलर नाउ, तुरंत बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तुम्हें प्रॉब्लम मेरे पास आओ, मैं बताता हूँ कैसे सही। हाँ, मैं आप बताऊंगा, लोगों को हील करूंगा, तो तब उल्टा रिवर्स शुरू हो जाता है काम राहु का। तब आपको हेल्प करेगा, तब आप अच्छे हीलर बन जाओगे। आप इमोशनल इतने लोगों से कनेक्ट करोगे, हाथ पकड़ के समझ जाओगे कि स्टेट में है वो,
है ना, क्योंकि आपके अंदर है वो पावर, लेकिन कहाँ नेगेटिवली यूज हो रही है ना। आप विक्टिम मेंटालिटी, रो रहे हो, परेशान हो, ग्रीफ में हो, वो उतना उसको और amplify जैसे ही करेगा। आप कंधा बन गए दूसरों के लिए, तो आपका राहु आपको फेवर करने लग जाएगा। ऐसे ऐसे स्पिरिचुअल हीलर बन जाते हैं बहुत तगड़े तगड़े, है ना, जो कहते हैं ना हाथ पकड़ के समझ जाते हैं, है ना, रेकी करते हैं ऐसे लोग, तो बहुत जल्दी हील कर देते हैं लोगों को। तो अगर आपने उल्टा किया तो इसके लिए मेडिटेशन करने के लिए मेडिटेशन जैसा तो पहले तो जानना जरूरी से निकलना बहुत जरूरी है। पहले तो पॉडकास्ट देखना जरूरी है, पहले तो एस्ट्रोलॉजी को समझना जरूरी है, बात तभी तो मानोगे, ऐसे कैसे पता लगेगा आपको। फिर मेडिटेशन करना जरूरी है, वहां तक पहुंचने के लिए मेडिटेट करना जरूरी है, तब जाकर आप उस लेवल पे पहुंचोगे, फिर आप दूसरों के लिए कंधा बनोगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो हमेशा एक चीज़ कहता हूँ सर, अगर आप लोग भी पॉडकास्ट देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, सर की बातें सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ही चाहता है कि आप ये सुने और ये चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, बिल्कुल, जिससे आपके आने वाले कल में जो प्रॉब्लम्स थी वो आज ही सॉल्व हो जाए और आप उन चीज़ को सिंप्लीफाई कर सकें। सर नेक्स्ट आता है गुरु, राहु विद गुरु, गुरु चंडाल योग, और ठीक है, इसे कहते हैं, हाँ इसे कहते हैं गुरु चंडाल योग। ठीक है, जब गुरु के साथ में आ गया, अब ऐसे लोगों के साथ क्या होता है ना कि इनको ना ये ऐसे गुरु बना लेते हैं जो इनको ना मतलब आइडियलिज्म बहुत ज़्यादा दे देते हैं। मतलब ये तो आइडियलिज्म में बहुत रहते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, आइडियलिज्म क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, अरे सोमवार को तो मुझे दूध नहीं पीना था, बहुत ज़्यादा सुनते हैं ये लोग। अरे मुझे मंगलवार को तो ये घड़ी पहननी थी, अरे मुझे बुधवार को ये नहीं करना था, है ना, अरे मैंने ये कर दिया तो ये होगा। आइडियलिज्म में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, है ना, मतलब वो इन चीज़ों में बिलीव करेंगे, ये कर लिया तो ये गलत काम हो गया, है ना। गुरु प्रधान में ये आइडियलिज्म का मतलब ऐसा गुरु ये बना लेते हैं, या फिर ऐसी चीज़ों में बिलीव करते हैं कि भाई ये छोटी छोटी चीज़ें बारीकी नहीं करी तो मेरे साथ ऐसा हो गया। मतलब शास्त्रों का ज्ञान लें, शास्त्रों को समझें तो अपने आप बेनिफिट हो जाएगा। अगर ऐसा गुरु बनाया है जो आपको कह रहा है सही है क्या है, गलत क्या है, तो गुरु अच्छा है, तो गुरु चंडाल योग नहीं बनेगा, नेगेटिव नहीं करेगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा। अगर गुरु चंडाल में ऐसा गुरु बना लिया है योग में जो कह रहा है कि नहीं 8 बजे ऐसे करना है, 9 बजे ये करना है, तो आइडियलिज्म आपका थोड़ा कम, मतलब उस तरह से बढ़ जाएगा कि आप इतना बहमी हो जाओगे कि मैंने आज दूसरा, मेरे को किसी ने बताया था कि आप घर से निकलते समय राइट लेफ्ट पैर निकालना था, तो इसलिए सारे काम खराब हुए, मैंने लेफ्ट निकाला। तो गुरु चंडाल योग ऐसे काम कराता है। तो इनको गुरु बहुत वाइजली चूज करना है। वो गुरु जो आपको कह रहा है कि भाई क्या है, जैसे कहते हैं ना पूजा होती है, तो 2 तरह से पूजा होती है। एक कर रहे हैं कीर्तन वाली कि हरे राम सबको दुनिया को बता रहे हैं, ये राहु है। एक होते चित्त मन पूजा, अंतर मन पूजा, आप दुनिया को बताते नहीं, आप शांत होकर कहीं बैठे हो, किसी को बोलते भी नहीं हो क्या पूजा करते हो, चाहे आप करो चाहे मैं करूं, पता भी नहीं चलेगा। आप मंदिर में भी नहीं जाते, पूजा भगवान के सामने भी नहीं बैठते, लेकिन आप मेडिटेट करते हो, शांत होकर नाम जाप कर लेते हो। वो है केतु का उपाय। ये राहु, आप कोई भी पूजा पाठ भी करते होंगे ये लोग, तो ये कैसे करते होंगे, गा गा के दिखना चाहिए। हाँ, केदारनाथ जा रहे हैं तो रील बना रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं। तो जिस तरह से ये क्या करता है, फिर आपके अंदर वहम बहुत ज़्यादा डालता है ना, आप बहुत ज़्यादा मतलब फैक्ट्स में घुसने लग जाते हो कि ये क्यों है क्या है। तो जहाँ पर आप केतु वाला काम करना शुरू करते हो, क्या है, दुनिया में गाना शुरू कम करते हो, है ना, कीर्तन कम अंतर्मन ज़्यादा, है ना। तो जैसे ही आपने अपने आप में ही शुरू कर दिया कि क्या सही गलत है मुझे पता है, या मेरे पास ऐसे गुरु हैं जो मुझे बता देंगे ये सही है ये गलत है, नहीं तो अगर आइडियलिज्म में ज़्यादा जियोगे, ढोंग में ज़्यादा अवंडर करोगे, मतलब चाहे पूजा हो, क्योंकि वो कुछ भी हो, मतलब मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ कि वो भी सही है आप भी सही हो, दोनों सही हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत ज़्यादा गुमराह हो जाते हैं जल्दी, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ। ओके, इनके लिए उपाय, तो इनके लिए उपाय यही है कि अपना गुरु वाइजली चूज करें। अच्छा, हाँ, हर किसी को गुरु ना बनाए, हर किसी को गुरु ना बनाए। आपको लगता है तो वो गुरु बनाए जो सिर्फ ये नहीं कहते कि ये करें वो करें, जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ खाली नाम जाप करें। आप सोच लीजिए कौन होंगे वो गुरु तो ऐसे गुरु होते हैं जो ऑलरेडी, ये तो एक स्पिरिचुअल गुरु की बात हो गई। अगर कोई किसी फील्ड में काम कर रहा है, हाँ, तो उसको अपना आइडियली अच्छे गाइडेंस दे रहा है तो ठीक है, बहुत ज्यादा बारीक चीजों पे कर रहा है तो फिर, क्योंकि जुपिटर गुरु नॉलेज का कारक है, नॉलेज भी आपके अंदर वो वाली, आपके अंदर घमंड भी बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि मेरे पास नॉलेज है, ये नॉलेज का घमंड रखने वाले लोग हैं, है ना, कि भाई मेरे पास ज़्यादा नॉलेज है, तुम्हारे अंदर क्या है। पैसों का घमंड नहीं होगा इनको, ये होगा कि मेरे को सबसे ज़्यादा जानता है। कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर होगा तो कहेगा मेरे से ज़्यादा कोई ज्ञान नहीं रखता। अगर केतु जुपिटर के साथ होगा तो कहेगा भाई मैं तो अभी भी लर्नर हूँ, मैं शिष्य हूँ। बड़ा एस्ट्रोलॉजर भी होगा ये बहुत बोलेगा, सुनते हुए देखा होगा आपने, अच्छे एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं हम तो जिंदगी भर शिष्य रहने वाले हैं, तो वो है, समझ लीजिए वो जुपिटर केतु के साथ है, जुपिटर केतु के साथ है ना। और राहु जुपिटर के साथ है तो मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। ऐसा भी इंसान है मार्केट में, देखा आपने कि मेरे को आता दुनिया को नहीं आता तो इस तरह के लोग होते हैं। ओके, अगर बुध आज के बैठ जाए, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, मैं इसको बहुत अच्छा योग मानता हूँ। ये आपके इंटेलेक्ट को कई गुना, लाखों गुना तेज बना देता है। आप बहुत शार्प होते हो, बहुत इंटेलिजेंट होते हो, आपके अंदर वो स्ट्रीट स्मार्टनेस होती है, आप चीज़ों को ईजिली कर पाते हो। अगर आपका कोई कॉम्बिनेशन है किसी दोस्त के पास राहु और मरकरी,
तो आप उसके पास सॉल्यूशन लेने चले जाओ। लेट से कि उसके पास, अगर आपके पास प्लान है कि मैं ये कोई प्रोजेक्ट लेने वाला हूँ, मेरा बहुत बड़ा विजन है और उसमें 5 साल लगेंगे, तो वो आपको बता देगा 5 साल नहीं लगेंगे, 4 महीने में हो जाएगा, मेरे पास तरीका है, मेरे पास आप इतनी चीजें बड़ी मत बनाओ। हाँ, इतना नहीं है, ये बहुत ईजी है, मेरे पास है, अरे तुम यहाँ नहीं मिलेगा, इससे मिलो, इससे मिलो, इससे मिलो, वो स्टेप्स लगा देगा। इतना स्मार्ट, इतना तेज, इतना खतरनाक। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे? प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ही शार्प, बहुत ही कम लोगों में होता है, और होता है तो इतना शार्प होता है कि मतलब इसकी बुद्धि को मतलब कोई रोक नहीं सकता। ओके। इतना मैसिव मल्टीप्लाई कर देता है। लेकिन इसके अंदर एक यही है कि ये सेल्फिश टाइप का होता है। अच्छा। इनके दोस्त बहुत होंगे, इनको लगता होगा ये मेरे दोस्त हैं, इल्यूजन क्रिएट करेगा कि मैं पार्टी जाता हूँ तो मेरे 400 दोस्त हैं, 500 दोस्त हैं, लेकिन रियल एक भी नहीं होता है। हर कोई दोस्त है, इनका एक भी दोस्त नहीं होगा। इनको लगता होगा क्यों, राहु इल्यूजन क्रिएट करेगा, मरकरी दोस्ती का कारक है, मैनिपुलेशन का कारक है, तो इनको लगेगा कि मेरे तो बहुत दोस्त हैं, लेकिन होता कोई भी नहीं है। इनके दोस्त होंगे नहीं, ये अकेले होंगे, लेकिन इनको लगता होगा इनके दोस्त बहुत हैं, और काम का कोई एक भी नहीं होगा। तो सर ये तो बड़ी चिंता वाली बात है कि इनका दोस्त कोई नहीं होता। नहीं, इनको इल्यूजन है ना, मैं इनको बता रहा हूँ। अगर आप मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हो तो आपको समझ आ जाएगा, आपको लगेगा कि मैं क्लब में जाता हूँ तो मेरे दोस्त हैं, मैं जहाँ जाता हूँ मेरे दोस्त हैं, मैं ऑफिस में जाता हूँ तो मेरे दोस्त हैं। दोस्त कोई नहीं है आपका, आपको लगता है, आपके अंदर इल्यूजन है, आपके अंदर भ्रम है, आपका कोई दोस्त नहीं है। आप खुद के दोस्त हो, आप बहुत अच्छे हो, आप अपने काम पे फोकस करो, आइडियाज जनरेट करो, आप बहुत एक एसेट की तरह काम करोगे। दोस्त पे मत करो। अगर आपको कोई दोस्त आ रहा है, पार्टनरशिप कर रहा है, तो मत करो, क्योंकि वो आपको लगेगा ये कि मैं दोस्त का कर लेता हूँ, पर मत करना, फायदे के लिए आएगा। हाँ, वो फायदे के लिए आएगा। अगर शुक्र आके बैठ जाए राहु के साथ, सो वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल राहु एंड शुक्र, बहुत लोग जानते हैं। और राहु अगर ये मिल जाए तो क्या होगा? बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। मतलब ये ऐसा है कि चलो इसको आराम से डाइसेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे बोला पहले कि कोई भी प्लैनेट के कारक तत्वों को बढ़ा देगा। अब शुक्र क्या है? प्यार। अब इस इंसान को क्या है, वो गाना है ना, दे दे प्यार दे, समथिंग लाइक दैट। तो इसको प्यार बहुत चाहिए भैया। अब प्यार कहाँ से मिले इसे फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी मिले फर्क नहीं पड़ता, चाहिए तो ये प्यार के पीछे भागेगा। इसको प्यार घर से चाहिए, कहीं से चाहिए, ये ढूंढेगा, है ना। अब क्या है, तो प्यार ढूंढेगा तो क्या करेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगा, है ना। आपको एक से प्यार में वो हैप्पीनेस नहीं मिले। क्या है, राहु क्या बोला था, ऑब्सेशन है, एडिक्शन है, लेकिन क्या है, डिससेटिस्फैक्शन भी है। वो भूख है, जैसे एडिक्शन नहीं होती है, ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि एडिक्शन भी हो जाती है, नशे नुशों की भी, कि भाई मेरे को और ड्रग्स लेना है, लेकिन मुझे फील नहीं होता। अल्कोहल वाले क्या करते हैं, भाई 4-5 पैग से मजा नहीं आ रहा, और लेना है, भाई पी तो लिए लेकिन भूख खत्म नहीं हो रही, नशा ही नहीं हो रहा। तो वो भूख जो कभी ना खत्म होने वाली, तो किससे जुड़ गई है, प्यार से जुड़ गई है। आया समझ? तो प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, प्यार की तलाश में कहाँ निकल गए, बाहर निकल गए। इसी चक्कर में ये कब जागृत होगा ये योग, ऐसा नहीं होता कि जिसकी होगा योग होगा ही होगा। डिपेंड करता है कि राहु की दशा, अंतरदशा, या फिर जिस घर में है, मतलब ये योग कौन से घर में बना है ना, उसका प्लैनेट कौन सा है। तो ये बहुत डीपर है, लेकिन जनरलाइज प्रेडिक्शन है कि ऐसे लोगों को प्यार ज्यादा चाहिए। 50% मान सकते हैं कि 50% मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर वो दशा आती है, लेट से आपकी दशा आई ना, लेट से शुक्र की दशा किसी की कुंडली में बचपन में आ जाती है, या फिर मरने के काल पुरुष की कुंडली में 120 साल का टेन्योर है। 120 साल कोई नहीं जीता, है ना। तो या तो आपको 80 साल बाद आएगी, तब कौन अट्रैक्ट हो जाएगा, नहीं होगा, या पहले आ गए तो नहीं होगा, नहीं आएगा योग, ऐसे आता है। पर कहीं ना कहीं अट्रैक्शन आपके मन में होगा, आपकी भूख होगी, ना मिले वो पता नहीं, मिले ना मिले, लेकिन आपकी सर्च हंटिंग वो चल रही होगी। अच्छा। हाँ, आपके मन में चल रही होगी कि भाई इससे पेट नहीं भर रहा है। ये कुड बी एनीथिंग। इनको दिक्कत नहीं होती सर इस चीज से? होती है ना, बहुत सारे, जैसे मैंने बोला कि जैसे वन ऑफ द प्लेसमेंट राहु इन द 7th हाउस है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, डाइवोर्सेस का, ये वन ऑफ द बहुत इजीली पकड़ा जाता है कि मतलब एस्ट्रोलॉजर्स बहुत जल्दी डिकोड कर लेते हैं कि भाई कहीं ना कहीं आपके अंदर लालसा है। पकड़े नहीं गई वो अलग बात है, लेकिन है, पकड़े नहीं गए तो चोर नहीं, कहने की वही बात है ना। ऐसे मार्केट में बहुत चोर हैं, लेकिन आज तक पकड़े नहीं गए। छुपा लेते हैं अपनी बातें, ये छुपा लेते हैं, ये पकड़ जाने वाले इतने इजीली नहीं पकड़ नहीं, इतनी इजीली नहीं। ओके, शातिर भी हैं ये लोग। शनि अगर बैठ जाए राहु जी के साथ, ये कष्टदायक योग है, ये इसे शापित योग बोलते हैं, शनि राहु। हाँ, शनि राहु नॉट अ गुड प्लेसमेंट। एक योग, एक कह रहा है कि धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, एक कह रहा है जुनून, है ना। तो समझ लीजिए डेडली कॉम्बिनेशन है। एक इंसान बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत काम कर रहा है, टैलेंटेड भी है, लेकिन उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे उसको, लेट्स से। अब उसका राहु से क्या कह रहा है, राहु क्या कहता है, अर्जेंट, जल्दी, है ना, तुरंत। ये 4 महीने नहीं, 2 माइंड में कश्मकश चल रहे हैं। एक कह रहा है हार्ड वर्क करेंगे, प्रोसेस के साथ चलेंगे, कहाँ रिजल्ट आएगा, और एक मन क्या कह रहा है, क्या यार मेहनत, दूसरे देखो को टैलेंटेड भी नहीं है, उसको सबसे पहले मिल गई। तो ऐसे अक्सर लोग ना गलत पाथ चूज कर लेते हैं, यही लोग विलेन बनते हैं।
कई बार देखा ना, जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गलत पाथ ही चूज कर लेते हैं कि टेररिस्ट थे, इंटेलिजेंट थे, इंजीनियर थे, क्यों चले गए, है ना, कुछ गलत ही उसमें चले गए, है ना, तो ये क्यों चले गए, इंटेलिजेंट होने के बावजूद चले गए, क्योंकि सक्सेस नॉन अच्छे तरीके से पाथ से नहीं मिल रही थी, तो हमने दूसरा रास्ता तय कर लिया। यहाँ इनके साथ ऐसा हो जाता है। तो करियर में भी कर लेते हैं, ये करियर में मैसिव करते हैं अगर इन्हें पाथ गलत ना चूज करने तो। ये बहुत बड़ा योग है, लेकिन अक्सर लोग हार जाते हैं। इनके लिए गलत करियर क्या होगा? इनके लिए गलत करियर यही है, कोई भी चीज़ गलत है, लेट से कि कोई कोडिंग वोडिंग करता है, तो वो समझ ले, तो वो दूसरे करियर में चला जाएगा, है ना, क्या गलत काम में करेगा, क्या कहते हैं उसको आप, डार्क वेब में चला जाएगा, है ना, हैकिंग में चला जाएगा। तो इस तरीके जब उसको रिजल्ट नहीं मिल रहे होंगे तो कहेगा भाई मेरी रिकॉग्निशन नहीं मिल रही, मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा, मुझे चाहिए जल्दी, तो वो कलयुग है, तो वो कहेगा कि भाई मैं इस बात को पकड़ लेता हूँ। अगर उसने वो बात नहीं पकड़ा, पेशेंस रखा, अब डिपेंड करता है कौन सा प्रभाव ज़्यादा है। कैसे पता लगता है कौन से घर में है ना, जहाँ जिस घर का शनि को अच्छा फेवर कर रहा हो, जो राशि साथ में फेवर कर रही हो, तो रिजल्ट अच्छे मिल रहेंगे। ये एस्ट्रोलॉजर का काम है बेसिकली। मतलब अभी सिर्फ हम 10% डिस्कस कर रहे हैं कुंडली को, और उसके ऊपर इतनी सारी चीजें, बड़ी जर्नल है, आपके मन में चल रहा होगा, मैं आपके मन की बात बता रहा हूँ, मेरा काम है आज की मन की बात। आपने करा, वो रास्ता चुना कि नहीं चुना वो अलग बात है, आपके मन में क्या चल रहा होता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, सामने वाला कुछ मेहनत नहीं करता, इसको कुछ आता भी नहीं है नालायक को, और दुनिया इसको जानती है, मुझे इतना कुछ आता है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, फिर वो गलत रास्ता चूज कर लेता है कि भाई जैसे किसी के सोशल मीडिया में फॉलोवर नहीं बढ़ रहे तो वो क्या कर लेगा, खरीद लेगा, है ना, वो गलत रास्ता चूज कर लिया, है ना, कि खरीद लेता हूँ, है ना भाई, वो आगे कभी एग्जाम्पल दे दिया है ताकि समझ पाए, मतलब मैंने कनेक्ट किया है इजी वे में। तो इनको क्या उपाय करना चाहिए? तो इनका यही है कि इनको शनि को आगे रखना पड़ेगा, वही मैंने जैसे बोला, मतलब मेहनत करने से ना डरें, शनि को आगे रखें, रिजल्ट ना आए, लेकिन मेहनत तो शनि के उपाय, जितने शनि के उपाय जैसे मैं बताता हूँ, वही लोगों की सेवा करना, लोहे का दान करना, है ना, कभी आप लोहे का दान कर दीजिए गरीबों को, तो आप शनि को, इसको आपको याद रहेगा, फिर शनि प्रभाव ज्यादा रखेंगे, मतलब 2 प्लेनेट हैं तो शनि ज्यादा बलवान रहेगा। और तीसरा एक उपाय दोनों को बैलेंस करने के लिए सिर्फ एक प्लेनेट, वो है हनुमान जी। ओके, वो दोनों को पकड़ के रखते हैं, ना तुम्हें आगे जाने देंगे ना तुम्हें आगे जाने देंगे। हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान जी की शरण में चले जाओ। जब जब मन में ऐसा आए कि गलत रास्ता पकड़ना है, पकड़ लूं क्या, हनुमान जी को पकड़ लीजिए। हनुमान जी को पकड़ लिया, ये दोनों मुट्ठी में आ जाएंगे, राहु और शनि। तो अगर कोई इंसान कोई भी उपाय ना करे, राहु का, केतु का, मैं कह रहा हूँ किसी भी ग्रह का ना करे, सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़े तो कल्याण है। कुंडली में राहु और शनि ही हैं जितने, जैसे मैंने पहले शुरू में बोला पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में, ये उधम मचाते हैं, तभी एस्ट्रोलॉजर के पास आते हो, और इनका कंट्रोल सिर्फ हनुमान जी के पास है। तो हनुमान जी को तो पूजो बस, छोड़, मैंडेटरी है मैंडेटरी है। बाकी प्लैनेट तो आप मतलब इजीली पा लेते हो, खुश हैं। कुछ बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, आसान सौम्य प्लैनेट हैं। मंगल ऐसे प्लैनेट हैं, मंगल यानी को हनुमान जी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो आपको देंगे, प्लैनेट भी हमारा वही है, हाँ, तो वो आपको देंगे ना, तो मतलब वो इनको कंट्रोल करके रखते हैं, मतलब उनके पास ही, क्योंकि क्यों शक्ति है, क्योंकि जैसे शनि थे, शनिदेव जी के पे किसने तेल चढ़ाया था सबसे पहले, लगाया था चोट पे, हनुमान जी ने लगाया था, बंधे हुए थे, तो उनको और बोला कि जो आपकी पूजा करेगा, जो आपका वो होगा, चेला होगा या आपका सेवक होगा, मैं उस पर कुछ नहीं करूंगा, ना 7.5 आएगी, ना मेरी दृष्टि असर करेगी, तो कितना, और ऐसी राहु का इन्फ्लुएंस भी खत्म कर देते हैं हनुमान जी। तो अगर राहु और मंगल साथ में बैठ जाए, तो अब आप बेसिक, मैंने आपको क्या सिखाया था कि वो कारक तत्व, हाँ, तो अब देखिए मंगल क्या है, एग्रेशन, मंगल है एक्शन, है ना, गुस्सा बढ़ेगा, गुस्सा, बहुत एक्सट्रीम गुस्सा। इन लोगों को बहुत प्यार होता है वेपन से, भाई गोली रखनी है, पापा गोली बंदूक रखते हैं घर में, है, अच्छा। दुश्मन कभी भी आ सकते हैं, ऐसे लोगों का ना, मतलब बंदूक रखने का शौक, गाड़ियों का शौक, है ना, प्रॉपर्टी का भी शौक होता है, प्रॉपर्टियां मिलती हैं ऐसे लोगों को, लेकिन ऐसे लोग कभी भी कुछ गलत कर सकते हैं। जो हैवी हो गया, लेट से कि मंगल ज़्यादा हैवी कर गए या कुछ हो गया, तो आप वो गोली चला भी दोगे, है ना, अक्सर ऐसे लोगों को देखा, आपा खो दिया, तो ये इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है। तो क्या उपाय करना चाहिए इसके लिए? हनुमान चालीसा या फिर मंगल एकदम से करने के लिए आप ब्लड डोनेशन करिए, अपना ब्लड को दान कर दीजिए, है ना। क्या केतु का काम किया आपने, कि आपने जो चीजें बढ़ रही थी, उग्र हो रहा था, खून खोल रहा था ना, हमेशा खून खोल, आज नहीं छोड़ेंगे, आज नहीं करेंगे, आज मार देंगे, वो खून को दान कर दीजिए, किसी का भला, वो खून अपने आप बैलेंस में, साइंटिफिकली स्टडी है, बोला जाता है जब खून दान करते हैं तो आपकी बॉडी रिजुविनेट करती है ना, फिर से नए सेल्स डेवलप होते हैं, वाइट ब्लड सेल बनते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर है वो भी कम होना शुरू हो जाता है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, साइंटिफिक कनेक्टेड है। हमारे पूर्वजों ने ऐसे मजाक में नहीं लिखा, आजकल एस्ट्रोलॉजी थोड़ा मजाक हो गई है, कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन एवरीथिंग इज कनेक्टेड, ये समझिए। हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी सर, राहु केतु आपने बताया, आमने सामने बैठते हैं, हमने सारे हाउसेस भी जाने, हमने सारे ग्रह भी बिठा दिए,
राहु केतु इसलिए नहीं हमने लिए हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते, ऑपोजिट होते हैं, ऑपोजिट लोग सीख रहे हैं इसलिए ये वाली चीज भी क्लियर नहीं, किसी की कुंडली में होगा भी नहीं, अगर होगा तो मुझे बता दीजिएगा कि राहु केतु एक साथ बैठे हुए हैं। बहुत रेयर रेयर भी नहीं होता, रेयर भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आपके साथ है तो प्लीज, मजाक कर रहा हूँ, मजाक की बात करें। ऐसी कौन सी बात है राहु से रिलेटेड जो हमें जाननी जरूरी है? और देखिए, राहु के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि जो आपके मन में कभी भी इल्यूजन आए, आपको ऐसा फील होता है ना कि ये मैं ही कर रहा हूँ, तो अपनी औकात में आने के लिए ना कभी किसी ऐसी जगह चले जाइए जहाँ से आप ज़रूर वापस उठ के आए थे। राहु आपको इल्यूजन पैदा करेगा, आपको होगा ही नहीं, इल्यूजन से निकलना है, ये आसान नहीं है। जैसे मैं इल्यूजन का एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल है। इल्यूजन क्या, लोग समझ नहीं पा रहे होंगे। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया, इल्यूजन कैसे है? लेट्स से मैं एक बार बताता हूँ कि मैं एक कुछ भगवान के आइडल्स ढूंढ रहा था, तो मैंने यूट्यूब में ढूंढा, एक दुकान दिखाई, किसी यूट्यूबर ने दिखा रहा था कि कितनी अच्छी दुकान है, ये देखिए यहाँ अच्छे अच्छे आइडल्स मिलते हैं। मैं सर्च कर रहा था तो मुझे दुकान बहुत अच्छी दिख रही थी। मैंने कहा यार बहुत अच्छी दुकान है, क्या बढ़िया दुकान है, इतनी बड़ी दुकान है। मैं चांदनी चौक कभी गया टाइम से, एक बार मैं वहाँ सर्च करता हूँ, शॉप पे गया, वो शॉप बहुत छोटी थी, है बिल्कुल आइडल्स थे, अच्छे थे, लेकिन मेरे मन में क्या परसेप्शन था, बहुत बड़ी शॉप है, मैसिव है और बहुत अच्छी होगी, उसमें पैर रखने की जगह भी नहीं थी। तो ये राहु क्या है? इल्यूजन। हमने क्या इल्यूजन क्रिएट करते हैं, तो ये इल्यूजन है। तो इल्यूजन से भ्रम पैदा हो तो कभी भी है ना, तो बैक टू बेसिक्स चले जाइए, जहां से आए थे वहां पे वापस चले जाइए। कभी जिस घर से पुराने आए तो उस घर को वापस देखने चले जाइए। अगर आपका बहुत बड़ा घर बन गया है, आपको लग रहा है मैं ही भगवान हूँ, आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन रहे हो, अपने भगवान फील हो रहा है, तो वापस उस घर में चले जाइए, आप अपनी औकात पे आ जाओगे और उससे बड़ा भी घर बना लोगे। जब आपको पता लगेगा कि ये मेरा नहीं है, ये इल्यूजन है, ये मुझे दिया है, तो मैं इसको ग्रेटिफिकेशन बिलीव करता हूँ। अगर आपके अंदर इल्यूजन आ गया तो वही घमंड का कारक बन सकता है, डिपेंड ऑन द प्लैनेट। मैंने जैसे बोला, जैसे प्लैनेट बैठेंगे वैसे ही आपके, मतलब राहु शुक्र साथ बैठता है तो आपको ऐसा लगता है कि हर तीसरी लड़की मुझे देख रही है, तो वो इल्यूजन ही है। शीशे में जाके शक्ल देख लो अपनी पहले। तो वो है बैक टू बेसिक्स में आना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अनमोल, बहुत मजा आया। और आज मुझे इतना पता है कि मेरी ऑडियंस को, और जो नई ऑडियंस जुड़ भी रही है, सब्सक्राइब भी करते रही है, आप लोगों के राहु से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने भी सीखी आज और उन्होंने भी सीखी, मतलब बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। हाँ, बहुत कोशिश की है कि सिंप्लीफाई करने में, ताकि लोगों को समझ आ जाए, अपना चार्ट खुद देख पाएं। बिल्कुल, अपना चार्ट खुद देखने वाली सीरीज में पार्ट 2 अगर आप चाहते हैं, जिससे हम और ज़्यादा डिटेल में बताएं कि राहु के साथ, अगर अभी तो हमने एक प्लैनेट डिस्कस किया है, अगर 2 प्लैनेट बैठ जाते हैं या वहाँ पे राशि भी है तो उनका क्या योगदान आता है, तो पार्ट 2 कमेंट करना इज मैंडेटरी, करते रहिए, तो हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे। श्योर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनमोल। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और पार्ट 2 कमेंट जरूर करें अगर आप सेकंड पार्ट चाहते हैं। थैंक यू।